जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। वेरी गुड गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं बताइए। बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऑडियो वीडियो क्लियर है, बता दीजिए एक बार। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? कैसे हो आप? बस थोड़ी सी ठंडी लग गई है तो बचने की कोशिश है पूरी की पूरी। रात में 1 बजे तक क्लासेस चलती हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी ठंडी ज़्यादा लग गई। ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा तो आप सेशन के एंड में पूछ लेंगे। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल, कोई भी डाउट होगा तो सेशन के एंड में बात करेंगे। अभी बहुत ही प्यारा टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। अच्छा माहौल है, अच्छे तरीके से सीखेंगे ताकि सभी का फायदा होगा। दीपक राज, पूजा कुमारी, साधना, संजना कुमारी, ठीक है, सौभाग्य रंजन, लव यू भाई, लव यू। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बच्चे लाइव हैं। अभी देखिए, तसल्ली से देखिएगा, कम से कम अभी मुझे जहाँ तक लगता है टोटल 592 स्टूडेंट जो हैं वो भी लाइव है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं हम, बहुत ही ज़बरदस्त। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल। ठीक, और रेक्टेंगल अपने आप में एक क्या है, ज़बरदस्त टॉपिक। कल हमने पढ़ा था वर्ग यानी स्क्वायर, आज हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल यानी आयत। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। पैरेललोग्राम जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज। और उसके बाद फिर हम रोम्बस, रोम्बस के बाद हम काइट पढ़ेंगे और हमारा जो थ्योरी का पोर्शन है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल को सबसे पहले क्या कहते हैं? हिंदी में आयत कहते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल कैसा क्वाड्रिलेटरल है? तो रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसके चारों के चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आमने सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। यानी ए बी बराबर होगा हमारे सी डी के, और हमारा ए डी बराबर होगा किसके? तो बी सी के बराबर होगा। ये बात क्लियर है आपको? समझ में आ गया आपको अच्छे से? दोबारा से समझा देते हैं आपको। देखिए, रेक्टेंगल हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिनकी सभी भुजाएं जो होती है वो कितनी होती है? तो 90 90 90 और 90 की होती है। इसके अलावा इनके जो आमने सामने वाले साइड होते हैं ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी अगर ए बी का मान L है तो सी डी का मान भी L होगा। अगर यहाँ बी सी का मान B है तो हमारे पास ए डी का भी मान B होगा। यहाँ पर अगर 90 का कोण है तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि सर ये जो बी डी होगा, ठीक है, ये बी डी की वैल्यू कितनी होगी? तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर होगा। बताओ यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पर जब आप ए सी को निकालोगे तो अगर यहाँ 90 का कोण है, ये एल है और ये बी है, तो यहाँ पर हमारा कितना होगा? ए सी भी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर ए सी और बी डी को हम क्या कहते हैं? तो इनके विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। यानी यहाँ पर हमने समझा कि ए सी बराबर बी डी और दोनों के दोनों बराबर होंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब सोचो, ये पूरा का पूरा AC और ये पूरा का पूरा BD जो है, ठीक है, ये बराबर है, तो क्या इनका आधा जो है, ठीक है, यानी AC का आधा, अगर मानो इस पॉइंट को हम O कहते हैं तो AC का आधा AO होगा और BD का आधा BO होगा, तो क्या इनका आधा और आधा भी आपस में बराबर होंगे? तो आप बोलेंगे हाँ सर। अगर ये पूरा इसके पूरे के बराबर है तो इसका आधा इस पूरे के आधे के बराबर, यानी A से लेकर O तक और O से लेकर B तक क्या होंगे? ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये भी आपस में क्या होंगे मेरे भाई? बराबर होंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि रेक्टेंगल में और बातें क्या जाननी है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि रेक्टेंगल के यानी एक आयत के सामने वाली भुजाएं हमेशा क्या होती है? समानांतर होती है। ध्यान से समझिएगा, अगर आपने यहाँ पर एक आयत बनाया है तो ये सामने सामने वाली भुजाएं क्या होंगी? समानांतर होंगी। ये हमेशा एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। इस बात को ध्यान रखना है। और साथ में ये इक्वल भी होंगी। इसके अलावा डायगोनल जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, लेकिन राइट एंगल पे नहीं। कहने का मतलब, अगर हम इनके
विकर्ण को बनाते हैं। तो इनका विकर्ण, जैसे मानो यहाँ पर अगर ये पॉइंट O है ना, तो ये दोनों पॉइंट बराबर होंगे और बाकी ये दोनों बराबर होंगे, तो इनके विकर्ण को बराबर भागों में बांटेगा, लेकिन 90 पर बांटे ऐसा जरूरी नहीं है। और हमने वर्ग में क्या पढ़ा था, हमने स्क्वायर में पढ़ा था कि डायगोनल एक दूसरे को काटते तो हैं और साथ में 90 पर भी काटते हैं, लेकिन यहाँ पे 90 पे नहीं काटते। बस ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी अगर हम एक स्क्वायर में और रेक्टेंगल में अंतर की बात करें तो स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ पर चारों भुजा बराबर नहीं होती। वहां पर चारों भुजा के बराबर होने की वजह से डायगोनल के बीच का कोण 90 बनता है, और यहाँ पर चारों भुजा के बराबर नहीं होने की वजह से डायगोनल के बीच का कोण 90 नहीं बनता। और कुछ खास समानता इसमें नहीं है, कुछ खास डिफरेंस जो है वो नहीं है। ठीक है। इसके बाद बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना रहे हैं तो पेरीमीटर देखो, ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। ये अगर वैल्यू L है तो सामने वाली भी L होगी, ये अगर B है तो सामने वाली भी वैल्यू B होगी। पेरीमीटर की बात करते हैं परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है, ये पूरी की पूरी बाउंड्री। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री और एरिया का मतलब होता है उसके बीच में जितना भी पार्ट कवर हो उसको हम एरिया कहते हैं। तो अगर हम इसके बाउंड्री की बात करें तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी, यानी L कितनी बार आया है तो 2 बार आया है, और B कितनी बार आया है तो 2 बार आया है, इसलिए 2 कॉमन ले लेंगे तो इसका जो पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा, 2 इंटू L प्लस बी आएगा। ठीक है। और एरिया की जब हम बात करते हैं और जो हमारा कोण 90 का होता है तो हम बोलते हैं L इंटू बी। ठीक है। एरिया की बात करेंगे तो देखो, जैसे मानो मैंने कहा इसका डायगोनल को जोड़ो, डायगोनल को जोड़ोगे तो ये 2 बराबर भागों में बट जाएगा। ठीक है, 2 बराबर भागों में बट जाएगा। अगर हम सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करें, अगर मानो यहाँ पर हम कहते हैं ये हमारा एंगल OAB, ट्रायंगल OAB का एरिया निकालो, तो ट्रायंगल OAB का एरिया क्या होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बोलोगे सर इसका एरिया हाफ इंटू, ठीक है, बेस कितना हो गया, L हो गया, और हाइट कितना हो गया तो B हो गया। अगर एक ट्रायंगल का एरिया इतना है तो दूसरे वाले का भी इतना ही होगा। तो इस हिसाब से अगर हम पूरे ट्रायंगल यहाँ पर OABC की बात करें, OABC की बात करें, पूरे के पूरे रेक्टेंगल की बात करें, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा। ये 2 से आधा कट जाता है, इसीलिए पूरा का पूरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल किसका, तो OABC का, तो OABC का जो एरिया होता है वो हमेशा लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पर अगर उसका कोण 90 है यहाँ पर, ठीक है, सभी के सभी कोण 90 हो गए जैसे मानो, तो हम उसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ लिख सकते हैं अगर उसके दोनों पार्ट बराबर हैं तो। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात यहाँ पे। तो एरिया क्यों लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, क्योंकि वो 2 बराबर ट्रायंगल में बढ़ता है। एक ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दोनों का एरिया बेस लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो डायगोनल जो है हमने निकालना बता ही दिया था आपको, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर ये है, ये देखिए अपने शीट में कहा गया है जितने भी रेक्टेंगल होते हैं, जितने भी रेक्टेंगल होंगे, जैसे मानो एक रेक्टेंगल ये रहा, दूसरा वाला रेक्टेंगल ये रहा, तीसरा रेक्टेंगल आपको कुछ ऐसा मिल सकता है, ठीक है, चौथा रेक्टेंगल आपको ऐसा मिल सकता है। तो कहा गया है दुनिया में जितने भी आप रेक्टेंगल बनाते हो उसमें सबसे ज्यादा, अगर सभी का पेरीमीटर समान है, अगर सभी का पेरीमीटर समान है तो उसमें सबसे ज्यादा उसका एरिया होगा जिसका जो है साइड बराबर होगा, और साइड बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, यानी सभी रेक्टेंगल में सबसे ज्यादा एरिया जो होगा वो किसका होगा, स्क्वायर का होगा। ये बातें भी हमने आपको पढ़ा रखी है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को नोट करिए। इस पॉइंट में कहा गया बाइसेक्टर ऑफ द 4 एंगल इंक्लोजेस अ स्क्वायर। चारों कोनों के जो बाइसेक्टर होते हैं वो अपने अंदर क्या लेते हैं, तो एक स्क्वायर लेते हैं। जैसे मानिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया, ठीक है, और इस रेक्टेंगल के बाइसेक्टर्स को बनाया। बाइसेक्टर क्या होता है, जो इसके कोनों को काटे। बाइसेक्टर क्या होता है, जो इसके कोनों को काटे, समझिएगा मेरी बात को। तो हमने यहाँ पर बाइसेक्टर्स को बनाया है, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर बाइसेक्टर्स को बनाया है। ठीक है, और जब आप इनके बाइसेक्टर को ड्रॉ करोगे ना मेरे भाई, जब आप इनके बाइसेक्टर को ड्रॉ करोगे
ठीक है। यहाँ पर आपके रेक्टेंगल क्या है, तो आपका रेक्टेंगल ABCD है। ABCD में आपने A के कोण समद्विभाजक को बनाया है, C के कोण समद्विभाजक को बनाया है, B के कोण समद्विभाजक को, D के कोण समद्विभाजक को। जब इनके एंगल बाइसेक्टर को आप यहाँ पर आगे चलकर मिलाएंगे तो अंदर जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो अंदर जो बनेगा ये वाला पॉइंट, ये आपका एक स्क्वायर होगा। हमेशा इस बात को ध्यान देंगे, ये हमेशा क्या होगा, दिस इज ऑलवेज अ स्क्वायर। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर PQRS क्या है, तो PQRS एक स्क्वायर है। यही बातें यहाँ पर कही गई है कि बाइसेक्टर ऑफ 4 एंगल एनक्लोजेस अ स्क्वायर। चारों कोनों के जो बाइसेक्टर होते हैं वो क्या बनाते हैं, अपने अंदर एक स्क्वायर बनाते हैं। और जब हम स्क्वायर के अंदर, देखो आगे चलकर हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, अगर ये रेक्टेंगल ना होकर एक पैरेललोग्राम होता और पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर को जब हम मिलाते तो हमें एक रोम्बस मिलता। ठीक है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि रेक्टेंगल के बाइसेक्टर को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर। प्रूफ जानने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बस इस बात को ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। ये भी पॉइंट हमने आपको पढ़ा दिया है कि अगर मानो एक हमारा रेक्टेंगल है, एक हमारा आयत है और P नाम की बिंदु कहीं पर उसके अंदर भटक रही है, तो A से लेकर P तक का स्क्वायर, P से लेकर C तक का स्क्वायर बराबर होगा B से लेकर P तक के स्क्वायर और P से लेकर D तक के स्क्वायर के। इस पॉइंट का बकायदा मैंने प्रूफ भी बताया है आपको शिफ्टिंग मेथड से। ठीक है, पैरेललोग्राम एंड क्वाड्रिलेटरल सेम है क्या? देखो गुलशन जी एक बात को समझिएगा, आपको ऐसे समझाते हैं हम। ठीक है, जैसे क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल जो है ना, क्वाड्रिलेटरल बाप है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल पिता है। और पैरेललोग्राम हो गए, रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आपको स्क्वायर हो गया, ये उस क्वाड्रिलेटरल के सभी पुत्र हो गए। समझेंगे मेरी बात को आप। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल आपका पिता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल पिता है। इस क्वाड्रिलेटरल के अलग अलग पुत्र हो सकते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं एक पैरेललोग्राम है, दूसरा पढ़ते हैं रेक्टेंगल है, तीसरा पढ़ते हैं स्क्वायर है, चौथा पढ़ते हैं कि रोम्बस है, पांचवा पढ़ते हैं काइट है। ये सभी इसके बेटे हैं बेचारे, सभी के सभी क्वाड्रिलेटरल के पार्ट हैं। क्वाड्रिलेटरल के बारे में प्रॉपर्टी पढ़नी होती है। ठीक है, अब जैसे मानो मैंने कहा ट्रायंगल जो है वो बाप है, ट्रायंगल का बेटा हो सकता है आपको राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये क्या होते हैं, ये सभी क्वाड्रिलेटरल के प्रकार होते हैं, उसके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे क्या हो गया, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी के सभी, देखो मैंने कहा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये पैरेलल हो, तो वो पैरेललोग्राम हो गया। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 हो, तो वो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। मतलब क्वाड्रिलेटरल दुनिया में कोई भी ऐसा 4 साइड वाला फिगर हो सकता है और उसी में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लगा लगा के हम अलग अलग क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। जैसे मानो ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल दुनिया का तो कैसा भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन इस ट्रायंगल में अगर हम ये कह दे कि एक साइड ऐसे है, दूसरा ऐसे है, तीसरा ऐसे है और परपेंडिकुलर बेस में 90 का कोण बन रहा है, तो ये ट्रायंगल का एक नाम हो जाता है। ठीक है, इसके साथ इसकी अगर कुछ विशेषताएं जुड़ जाती हैं तो इसका एक टाइप बन जाता है कि भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर यही ट्रायंगल में हम ऐसा कह दें कि भैया इनकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो आप बोलते हो सर ये समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केलेस होगा। अगर यही ट्रायंगल की बात कर दें कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं, तो आप बोलते हो सर ये समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज होगा यहाँ पे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो उसी तरीके से भाई विशेषता के ऊपर होता है। असल में क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो मैंने कहा ना क्वाड्रिलेटरल पिता है और ये सब इसके पुत्र हैं और हर पुत्र का अपना अपना गुण है, अपना अपना क्वालिटी है, जिसके वजह से वो जाने जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने कहा कि हर बेटे की कुछ ना कुछ खासियत है, तो हर बेटे के बारे में जानो। पहले क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है वो जान ले। जो भी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होगी ना वो सभी में लागू होती है। जैसे क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि उसके अगर डायगोनल 90 पर काटते हैं तो आमने सामने के भुजा का स्क्वायर का जोड़ बराबर होगा आमने सामने की भुजा के। वो हर तरह के आपको क्वाड्रिलेटरल में लागू होगा, स्क्वायर में भी लागू होगा, रोम्बस में भी लागू होगा, पैरेललोग्राम में भी। इसीलिए क्वाड्रिलेटरल में ज्यादा प्रॉपर्टी बनते ही नहीं है। जैसे आपने क्वाड्रिलेटरल में क्या पढ़ा था, आपने क्वाड्रिलेटरल में ये भी पढ़ा था कि अगर हम इनके डायगोनल को ऐसे जोड़ देते हैं तो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है, इसका एरिया A4 है। ये पढ़ा था ना। ये हर तरह के क्वाड्रिलेटरल में लागू होगा, चाहे वो ट्रेपीजियम है, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो स्क्वायर है, वो हर तरह के प्रॉपर्टी में लागू होना है तो होना है। इस बात को ध्यान रखो, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी सभी फिगर पे लागू होती है। स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी है वो रेक्टेंगल में लागू नहीं हो सकती। मतलब पिता का गुण सभी बेटों में होता है, लेकिन
एक बेटे का गुण दूसरे बेटे में मिले ये जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है बात मेरे? तो पिता कौन है? पिता क्वाड्रिलेटरल है और बाकी सब कौन है? उसके बेटे हैं। ठीक है, तो पिता का गुण सभी बेटों में मिलेगा, इस बात को ध्यान रखो। पिता का गुण सभी बेटों में मिलेगा, लेकिन सभी बेटों का गुण पिता में मिले, बेटों का गुण आपस में एक दूसरे से मिले वो जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर। अब कहा गया है कि एक आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का नाम क्या है? तो रेक्टेंगल का नाम आपका एबीसीडी है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, एबीसीडी हमारा क्या है? तो एबीसीडी हमारा एक आयत है और एबीसीडी रेक्टेंगल है। उसमें कहा गया है पी नाम का कोई पॉइंट है, पी से लेकर ए तक की लंबाई, पी से सी तक, पी से बी तक और पी से डी तक सबकी मान दी गई है। ठीक है, पी ए का मान कितना है? तो पी ए का मान हमारा 4 है। पीडी का मान कितना है? पीडी का मान हमारा 5 है। पीबी का मान कितना है मेरे भाई? तो 8 है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है पीसी का मान। आपको बताया ना अभी प्रॉपर्टी मैंने बताई है, क्या बताया है कि पीए का स्क्वायर जमा पीसी का जो स्क्वायर होता है बराबर होता है किसके? पीडी का स्क्वायर प्लस पीबी के स्क्वायर के बराबर है। बताओ यहाँ पे, तो आपने कहा हाँ सर बराबर है। पीए का स्क्वायर कितना है? तो 4 का स्क्वायर 16, पीसी का स्क्वायर को आप मान लो एक्स स्क्वायर, पी से लेकर डी तक 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और यहाँ 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। बात करते हैं एक्स स्क्वायर की, तो 60 20 80 89। ठीक है, 89 में से 10 गया 79, 79 में से आपका 3 गया तो 73, कितना हो जाएगा? 73। तो x का मान कितना आ जाएगा? √73। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। √73 जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अब जैसे मानिए एग्जाम्पल नंबर 1 आपने कर लिया, प्रॉपर्टी ध्यान रख ली। अगर ये प्रॉपर्टी ध्यान नहीं है तो फिर एक और अगर आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 2 आ जाए तो आप इसको भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। ठीक है, तो मुझे लगता है एग्जाम्पल नंबर 2 सेम सवाल है, आप इसको अपने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ा दी। फिर से कोई नाम एक पॉइंट नंबर क्यू है तो हमें क्यूडी की लंबाई बतानी है, तो आप एग्जाम्पल नंबर 2 को बना लेंगे। ठीक है, आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 एक और आपको एग्जाम्पल हो गया जो आपको पूरे की पूरी प्रॉपर्टी को रिवाइज करवा सके। बहुत ही बेहतर तरीके से काम हुआ है। पहले प्रॉपर्टी बताई गई है, फिर उसके ऊपर एग्जाम्पल ताकि क्लियर हो सके। आपको कहा गया है कि आपके पास एक आयत है एबीसीडी नाम का। ठीक है, इस आयत के 2 विकर्ण हैं AC और BD, यानी एक रेक्टेंगल है और इसके 2 हमारे क्या है? डायगोनल है। ठीक है, दोनों के दोनों डायगोनल कहां पर मिलते हैं? तो यहां पर O पर मिलते हैं। समझ में आ गया बात? अब यहां पर उसके बाद कहा गया है A से लेकर O तक और B से लेकर O तक की वैल्यू दी गई है। यहाँ पे A से लेकर O तक और B से लेकर O तक की वैल्यू दी गई है और x का मान पूछा है। आप लोगों को हमेशा एक बात ध्यान में रखना है कि एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर दोनों में जहां पर उसके डायगोनल मिलते हैं ना, वो उसका मिड पॉइंट होता है। या ऐसे कह सकते हो कि ये जो O है ना, बाइसेक्टर है जो सामने सामने भुजा को बराबर में बांटता है। साथ में चाहे एक स्क्वायर हो चाहे एक रेक्टेंगल हो, ये जो बीच वाले पार्ट होते हैं ये सभी आपस में बराबर होते हैं। ये बातें मैंने आपको समझाई थी। बस स्क्वायर और रेक्टेंगल में इतना फर्क होता है कि स्क्वायर में यहाँ पर 90 का कोण बनता है और रेक्टेंगल में यहाँ पर 90 का कोण नहीं बनता। ध्यान रहेगा मेरी बात को। अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, और क्या बताया था मैंने, कि अपने कॉपी में लिख लो कि यहाँ पर OA बराबर क्या होगा? OB होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये पूरा वाला वैल्यू इस पूरे के बराबर, तो AC का आधा कितना हो गया? इतना। BD का आधा कितना हो गया? इतना। अगर पूरा AC पूरे BD के बराबर है तो उनके आधे आधे भी आपस में बराबर होंगे, आधे आधे बराबर होंगे, यानी AC बराबर क्या होगा? BD के। तो कॉपी में अभी तुरंत नोट बनाकर लिखो कि एक रेक्टेंगल होगा या एक स्क्वायर होगा, दोनों में जहां पर ये डायगोनल मिलते हैं वो मिड पॉइंट होता है। बस स्क्वायर में यहाँ 90 का कोण होता है और रेक्टेंगल में यहाँ 90 का कोण नहीं होता। यानी हमारा OA जो है वो किसके बराबर होगा? अगर OB के, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी है? 3x - 8 बराबर होगा किसके? x + 2 के। 3x में से x गया तो बोलोगे 2x बराबर कितना आ गया? 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। 5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 4। आ जाओ। क्या कहा गया है सवाल में? कहा गया द रेशियो ऑफ लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2:7 एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? बहुआ सवाल है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, सवाल में कहा गया है आपके पास एक आयत है, उस आयत में आपको कहा गया है लेंथ और पेरीमीटर। आपसे कहा गया है लेंथ और पेरीमीटर। ठीक है, लेंथ और पेरीमीटर का जो रेशियो है आप ऐसे भी कह सकते हो सर लेंथ बटे पेरीमीटर में कितना है? 2/7 है।
ठीक है, 2/7 है। डायगोनल का मान कितना है, तो डायगोनल का मान हमें कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर है, तो हमसे पूछा गया है एरिया कितना होगा। कोई बात नहीं। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे ये 2/7 को मैं 4/14 भी तो लिख सकता हूँ। बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखा है, डेसिमल से बचने के लिए। मैंने कहा 2/7 में ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे तो ये 4/14 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हमारा पेरीमीटर होता है, ये पेरीमीटर कितना होता है, तो पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और इसका मान सवाल में 14 दे रखा है। ठीक है, लेंथ का मान 4 है, पेरीमीटर का मान कितना है, 2 इंटू एल प्लस बी का मान 14 है, तो यहां से काटेंगे तो लेंथ प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर लेंथ प्लस बी का मान 7 आ जाएगा। लेंथ का मान 4 है तो ब्रेथ का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 4 घटाओगे तो ब्रेथ का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और बाकी देखो पेपर में ऐसी चीजें समझनी पड़ेंगी आपको मेरे भाई। अब यहाँ पर मैंने आपको बेसिक से बताया कि देखो लेंथ का मान 4 है, ठीक है, पेरीमीटर अगर हमारा 14 है तो यहाँ पर ब्रेथ का मान 3। बाकी आप ऐसे शॉर्टकट में भी समझ सकते हो, कैसे, खुद सोचो। यहाँ पर पेरीमीटर अगर 14 है तो इसका आधा 7 होगा, 7 में अगर 4 लेंथ है तो ब्रेथ कितना होगा, 3 होगा। तो आप कहेंगे सर ये हमारा 4x है और ये हमारा 5x है, सॉरी लेंथ कितना है तो 4x है और ब्रेथ हमारा कितना है, 3x है। ठीक है, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, और यहाँ पर हमारे डायगोनल की वैल्यू कितनी दी गई है, तो डायगोनल की वैल्यू 20 दी गई है। हमसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है। तो अगर ये 4 है और अगर ये 3 है तो भैया यहाँ 3 और 4 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है, यानी 5x का मान कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 5x का मान 20 है। दिख रहा है आपको यहाँ पे अच्छे से। अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ट्रिपलेट से 3 4 5 होता है। हमारा डायगोनल x के मामले में 5x होना चाहिए था, लेकिन उसकी वैल्यू 20 दी है, तो 5x का मान 20, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 4 आ जाएगा। बोलो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर x का मान 4 आ जाएगा तो जो हमारा एरिया है वो कितना होगा, तो बोलोगे सर किसका एरिया पूछा गया है, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू कितना होता है, ब्रेथ होता है, यानी 4x इंटू 3x। तो आप बोलोगे सर, ठीक है, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, x का मान कितना है, तो 4 इंटू 3 12 इंटू, ठीक है, 12 आप लिख सकते हो, 4 3 के 12 एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर गौर से देखो, 4 4 चौके 16, 16 इंटू 12 लिख सकते हो, या आप यहाँ पर यहीं पर गुना कर लो। x का मान अगर 4 है तो 4 इंटू 4 16 हो गया, इंटू 12 हो गया, 16 दूना 32, 16 कम 16 और 9 192, 192 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी तरीके से लिख सकते हो, अपने ऊपर है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगर हमारा यहाँ पर लंबाई 2 था और पेरीमीटर हमारा 7 था, तो हम यहाँ पर इसको 4 और 14 में लिख सकते हैं। 4 हमारी लंबाई हो गई, पेरीमीटर हमारी जो है 14 हो गई, यानी चौड़ाई हमारी 3। ये 3 है, ये 4 है, तो हमारा ट्रिपलेट 5 हो गया। 5 का मान हमारा 20 है, 5x का मान 20 है, तो 1 का मान कितना हो गया, 4 हो गया, यानी x का मान हमारा 4 हो गया। एरिया 4x इंटू 3x होता है, x के जगह पे 4 रख दो, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 3 12, 16 इंटू 12 कितना आ गया, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ो जरा। अगला सवाल एक और प्यारा सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए, बहुत खुशी होती है जब सभी का आंसर करेक्ट आता है, और अभी तो सभी सही आंसर दे रहे हैं, लगे रहो भाई मेरे। चलो एक रेक्टेंगल की बात करते हैं। एक रेक्टेंगल में कहानी क्या होती है, एक रेक्टेंगल में हमसे कहा गया कि आपका एक रेक्टेंगल ABCD है। ठीक है, आपका एक रेक्टेंगल क्या है, ABCD नाम का एक रेक्टेंगल है। AB का मान हमारा 6 है, AD का मान हमारा कितना है मेरे भाई, 12 है। उसके बाद कहा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ रेक्टेंगल। बड़ा अच्छा बात कहा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल यानी एक चतुर्भुज बनेगा, और वो कैसा चतुर्भुज होगा, वो इनके मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनेगा। देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर उसके मिड पॉइंट्स को जोड़कर जो भी क्वाड्रिलेटरल बनाओगे ना, उसकी एरिया हमेशा आधी होगी जिस क्वाड्रिलेटरल से वो बना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल अब बनाना है। ठीक है, हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो इनके मिड पॉइंट को जोड़कर बनेगा। मैं आपको कहता हूं कि आपको मानो पता नहीं है, मान लो आपको पेपर में नहीं पता है कि इस क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम है, मानो आपको नहीं पता आपके पेपर में कि ये जो अंदर बन रहा है इसका क्या मान है, भूल गए आपकी भैया नहीं आता हमको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या निकालना है, उसका एरिया ही तो निकालना है। तो ओरिजिनल का एरिया कितना होगा, तो बोलोगे सर ओरिजिनल का एरिया 12 इंटू 6 कितना होगा, 72 होगा। तो जो अंदर नया वाला बनेगा उसका एरिया हमेशा इसका आधा होगा, 72 का आधा 36 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया बात। बाकी आप मुझे खुद बताओ अभी कमेंट बॉक्स में लिख के कि अगर हम एक आयत के मध्य बिंदुओं को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, बताओ।
चलो ठीक है, आ जाओ। दूसरा सवाल आपसे सिमिलैरिटी लगाकर आपसे पूछा जा सकता है। सिमिलैरिटी में बड़ा प्यारा कंसेप्ट आपको बताया था, उस आधार पर आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता नहीं है, पूछा गया आपके परीक्षा में। आपके पेपर में कहा गया, देखो ABCD नाम का एक आयत है। क्या है? एक हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। इस रेक्टेंगल में P और Q पॉइंट जो है वो हमारे कहाँ पर है? AB पर है। P पॉइंट यहाँ पर है, Q पॉइंट हमारा यहाँ पर है। और बड़ी अच्छी बात कही गई है कि A से लेकर P तक, P से लेकर Q तक, Q से लेकर B तक जो हमारा रेशियो है वो कितना है? तो हमारा रेशियो यहाँ पर 3, 4 और 5 का है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं ये 3x है, ये 4x है और ये 5x है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद कहा गया है हमसे PQC का एरिया पता करने को। PQC का एरिया, ठीक है। गौर करेंगे जरा यहाँ पे, किसका एरिया पता करना है? तो PQC का एरिया पता करना है। और PQC के साथ साथ हमें जो है पूरे के पूरे रेक्टेंगल का पता करना है। तो सबसे पहले PQC बना दिया जाए। ये हमारा PQC हो गया। और PQQ का एरिया जो है वो किसके साथ तुलना करनी है? देखेंगे, हमें इस वाले एरिया की जो तुलना है ना, हमें इस वाले एरिया के जो है रेशियो पता करना है कि PQC का जो रेशियो होगा पूरा का पूरा ABCD के साथ कितना होगा। पूरा का पूरा PQC का जो एरिया है वो ABCD के साथ कितना होगा, बताओ। ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ सिमिलैरिटी लगाकर ही बन सकता है सवाल में, ठीक है। अब यहाँ क्या बन सकता है? सिमिलैरिटी लगाकर सवाल बन सकता है, ठीक है। सिमिलैरिटी लगाकर सवाल बन सकता है, इस बात को ध्यान रखो। या फिर आप एरिया के आधार पर बांट सकते हो, जो हमने आपको बताया है। सिमिलैरिटी का मतलब क्या हो गया? सिमिलैरिटी का मतलब हो गया कि जिस रेशियो में, याद करिए हमने आपको पढ़ाया था। देखिए, दो बातें समझनी पड़ेंगी आपको, कुछ बातें हम आपको बताते हैं। क्या होता है कि कभी भी कोई भी फिगर आप जैसे बनाते हो ना, जैसे मानो मैंने कहा ये दो समानांतर रेखाएं हैं, और ये दो समानांतर रेखाएं में कहानी कुछ ऐसी होगी, ठीक है। ये दो समानांतर रेखाएं हैं ना, और ये दो समानांतर रेखाओं के बीच में अगर मानो इसको हम क्या मानते हैं? बेस मानते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया है? एक ट्रायंगल ऐसा बनाया है, दूसरा ट्रायंगल हमने ऐसा बनाया है। या इसको छोड़ो, यहाँ पे अभी फिलहाल इतना सीखो, समानांतर रेखाएं छोड़ो। आपको सिर्फ एक बात समझाते हैं। आपको क्या बात समझना है कि अगर मान लीजिए हमने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया, तो ट्रायंगल में आपने क्या पढ़ा था? ट्रायंगल में आपने पढ़ा था कि अगर मानो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, और 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करता हूँ वो भी देख लो। तो एक पार्ट हमारा ये हो गया, दूसरा पार्ट हमारा ये हो गया। अगर इनके बेस का अनुपात 1:2:3 है, तो इनके क्षेत्रफल का भी अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2:3। क्यों? क्योंकि सभी की हाइट जो होगी वो बराबर होगी, और वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक होगी। हाइट को निकालने की आवश्यकता भी नहीं होती है। क्यों भैया मेरे? जब भी ये ट्रायंगल जो है हमारे, इसमें अगर हमारा बेस का रेशियो 1:2:3 है, तो इनके एरिया का भी अनुपात 1:2:3 होता है। सेम कंसेप्ट हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। बेस का रेशियो हमारे पास दिया गया, तो बोलोगे हाँ सर। अगर बेस का रेशियो दिया गया है तो एरिया का रेशियो बताओ। तो आप बोलोगे देखो सर, बात ऐसी है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। बेस का रेशियो 3, 4 और 5 का है, तो एरिया का भी रेशियो कुछ उसी तरीके से निकालेंगे। तो बोलोगे सर कैसे निकाले एरिया का रेशियो? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मुझे बताओ, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ कहता हूँ कि आप फोकस करो इस वाले ट्रायंगल पे। देखो ये पूरा का पूरा, आप इसको जोड़ दो जरा, ए से लेकर सी तक आप इसको जोड़ दो। ए से लेकर सी तक अब आप इसको जोड़ दो, ठीक है। ये आपका बन गया एक पूरा बहुत ही शानदार ट्रायंगल। क्या बन गया? बहुत ही शानदार ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में इनके बेस 3, 4 और 5 में है, तो इनका एरिया भी 3, 4 और 5 में होगा कि नहीं होगा? तो बोलोगे हाँ सर। 3, 4 और 5 में होगा कि नहीं? तो बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल 3, 4 और 5 में होगा, ठीक है। अगर इनका बेस हमारा 3, 4 और 5 में होगा, तो मुझे बताओ वहां पर PQC का जो एरिया होगा वो कितना होगा? तो PQC का एरिया 3 यूनिट होगा। और उसके बाद मैंने कहा आपको ABCD का एरिया कितना होगा? तो बोलोगे सर देखो, ABCD जो है ना, एक डायगोनल कभी भी एक आयत को, एक डायगोनल, एक विकर्ण कभी भी एक आयत को, एक डायगोनल कभी भी एक रेक्टेंगल को दो बराबर बराबर एरिया में बांटता है। 5, 4, 9, 3, 12 अगर यहाँ पर है तो 12 पार्ट यहाँ पर भी होंगे। तो ABCD का एरिया कितना होगा? 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 12 और 12 कितना हो जाएगा यहाँ पे? ABCD एक रेक्टेंगल है, P और Q उसके ऊपर पॉइंट है, ठीक है। और ABCD का हमसे एरिया पूछा गया है। अगर ये 3, 4 और 5 के अनुपात में है, तो इनको जोड़ने पे 3, 4 और 5 आएंगे। तो हमसे बोला गया, देखो
पी क्यू सी का एरिया कितना होगा, तो 4 होगा, ठीक है। और उसके बाद ए बी सी डी का एरिया कितना होगा, तो 5 4 9 3 12 है, तो 12 यहाँ पर भी होगा, यानी यहाँ पर 12 और 12 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 12 और 12 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो रेशियो कितना आएगा, 1/6, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट होगा। और सभी बच्चे जो हैं वो आंसर दे रहे हैं 1:3, 1:3, 1:3। बेचारों की गलती नहीं है, उन्होंने पता है क्या किया होगा, मैं बताता हूँ। उन्होंने सोचा होगा कि PQC का जो एरिया है वो 4 है और पूरे का एरिया उन्होंने 5 4 9 3 12 मान लिया होगा और 4/3 काट के ऐसे 1/3 आंसर दे दिया होगा। महामूर्ख इंसान हो। इसीलिए तो आपको ट्रायंगल का हम कंसेप्ट बताएं। क्यों बताएं? ताकि आप ऐसे ना समझ लो कि अच्छा 3 4 5 है तो पूरा का पूरा एरिया 3 4 5 में बटा होगा, उसमें इसका 4 है तो 4 लिख देते। भैया ऐसे करना ही नहीं था, ऐसे करना ही नहीं था। इस बात को समझो। यहाँ पे आप ट्रायंगल का देखो एरिया किस आधार पे बांटते हो। आप अगर कहते हो कि बेस समान है तो एरिया भी उसी रेशियो में होगा। किस आधार पे? जब बोलते हो कि उसकी हाइट बराबर होगी। और वो किस में कहते हो? वो ट्रायंगल में कहते हो, वो रेक्टेंगल में नहीं कहते। वो हम ट्रायंगल में कहते हैं, त्रिभुज में कहते हैं कि एक त्रिभुज में जिस अनुपात में उनके आधार होते हैं, बेस होते हैं, उसी अनुपात में उनका क्षेत्रफल यानी एरिया होता है। तो हम इसको पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, हम ए से लेकर सी तक को ज्वाइन करेंगे, पहले ट्रायंगल बनाएंगे, फिर कहेंगे अगर बेस 3 4 5 में है तो एरिया भी 3 4 5 में होगा। उसमें PQC का मान कितना है, तो 4 है। अब ये वाला पार्ट पूरा 12 है तो बाकी आधा पार्ट भी 12 होगा, तो यानी 12 और 12 पूरा पूरा 24 हो जाएगा। तो 4 24 का कितना भाग है, तो 1/6। ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? चलो आ जाओ। ठीक है, तो रेक्टेंगल से जितनी जुड़ी बातें थी वो हमने जानी। ठीक है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से समझा। शीट को अगर आप 4-5 बार रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा एक एक बातें जो शीट में लिखी है मैंने। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैरेललोग्राम। और सेशन के एंड में मैं आपको जो है एक पूरी बढ़िया पीपीटी बनाकर दे दूंगा जिसमें आपको अच्छे से सभी क्वाड्रिलेटरल के पूरे कैटेगरी और टाइप लिखे हुए होंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से मेंशन्ड होगा, डिफरेंसेस भी सिमिलैरिटी भी कि दो लोगों में समानताएं क्या है और अंतर क्या है। अब हम पढ़ते हैं समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, क्या पढ़ना हमें? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं पैरेललोग्राम पे। तो पैरेललोग्राम में देखो यहाँ पर ABCD एक क्या है, तो ABCD एक हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कैसा क्वाड्रिलेटरल है? तो पैरेललोग्राम की बात करें यहाँ पर तो पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिनकी आमने सामने भुजाएं बस समानांतर होती है। इसके अलावा उसके बारे में और कोई जिक्र नहीं है, ना उनके कोनों के बारे में कोई जिक्र होगा, ना उनके भुजा के लंबाई के बारे में। जैसे क्या होता है कि जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, हमारी प्रॉपर्टीज और कम होते जा रही है। जैसे पहले हमने स्क्वायर पढ़ा, तो स्क्वायर को होने के लिए साइड्स का पैरेलल होना भी जरूरी है, या आप ऐसे कह लो कि चारों के चारों कोण बराबर होते हैं, चारों भुजा बराबर होती है। अब उनके अगर कोण बराबर आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आमने सामने साइड जो है वो पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, चारों के चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो उनके डायगोनल भी बराबर हो जाते हैं। डायगोनल बराबर होते हैं तो वो 90 का भी कोण बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने वहां बातों को समझा। फिर रेक्टेंगल में हमने क्या समझा? रेक्टेंगल में हमने ये समझा कि भैया चारों कोण 90 के होंगे। ठीक है, चारों कोण 90 के होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, यानी अगर एक L है तो दूसरा वाला उसके सामने L होगा, एक B है तो दूसरा वाला B होगा। ठीक है, ब्रेथ होते हैं इस तरीके से। रेक्टेंगल और स्क्वायर में इतना फर्क होता है, रेक्टेंगल के दो साइड जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड अनइक्वल होते हैं, और स्क्वायर में सभी साइड बराबर होते हैं। अब कहीं ना कहीं आपको रेक्टेंगल से ही कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम को बनाया गया। आपको मैंने बताया था पहली क्लास में पैरेललोग्राम बना कैसे था। तो पैरेललोग्राम सिंपल समझ लो, पैरेललोग्राम को अगर बनाना है ना तो दुनिया का कोई भी ऐसा उल्टा सीधा कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दो, और उस क्वाड्रिलेटरल के क्या करो, उस क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है, उस क्वाड्रिलेटरल के बस एक काम करो कि उस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को जोड़ दो मेरे भाई। उन क्वाड्रिलेटरल के क्या करो, तो उन क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को जोड़ दो आप ऐसे, उनके मिड पॉइंट को जोड़ दो। उनके मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद आपका जो भी बनेगा ना, उनके मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद आपका जो भी बनेगा वो अपने आप में एक पैरेललोग्राम होगा। वो अपने आप एक पैरेललोग्राम होगा। वो क्वाड्रिलेटरल कुछ भी है, वो क्वाड्रिलेटरल का रूप रंग ऐसा भी हो सकता है वो क्वाड्रिलेटरल आपका क्या हो, तो हो सकता है आप बोलोगे सर वो क्वाड्रिलेटरल क्या एक स्क्वायर हो सकता है, तो हम बोलेंगे हाँ। आप एक स्क्वायर को बनाओ, आपने स्क्वायर को बना दिया, ठीक है, फिर उसके बाद आप इस स्क्वायर के मिड पॉइंट को जोड़ो।
आप इस स्क्वायर का मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो बेशक अंदर जो बना है वो एक स्क्वायर है, ठीक है, अंदर जो बना है वो क्या है, एक स्क्वायर है, वर्ग है, लेकिन वो वर्ग भी अपने आप में क्या है, तो पैरेललोग्राम है। समझ में आ गया बात। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप बोलते हो सर ठीक है, क्या एक रेक्टेंगल हम बना रहे हैं, मानो ये आपने रेक्टेंगल बनाया, क्या बनाया आपने, एक रेक्टेंगल बनाया, इस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को आप जोड़ो, इस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो वो भी अपने अंदर एक क्या बनाएगा, पैरेललोग्राम बनाएगा। इस बात को ध्यान रखो, रेक्टेंगल के भी मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो वो भी क्या होगा, वो भी पैरेललोग्राम होगा। वो पैरेललोग्राम या तो स्क्वायर हो सकता है, या तो रेक्टेंगल हो सकता है, या रोम्बस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा तो पैरेललोग्राम। यानी दुनिया के किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, तो हमें एक पैरेललोग्राम मिलता है। ये बात यहाँ पर साफ तरीके से लिखी गई है कि पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिनके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, और वो बनता कैसे है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट से। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो पैरेललोग्राम बन गया, पहले बनाते हैं कि भैया जलेबी बनी तो बनी। ठीक है, जलेबी कैसे बनती है, तो जलेबी पता है कि आटा वाटा ये जो भी है मैदा वैदा से बनती है। अब जलेबी की खासियत क्या क्या होती है, जलेबी मीठा होता है, करारा होता है, ठीक है, ठंडी में खाया जाता है इस तरीके से, और मजा आता है, पूड़ी वूड़ी के साथ का और अच्छा लगता है। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। लेकिन प्रोसीजर बनने का क्या था, तो बनाने का विधि अलग होता है और बनने के बाद उसकी खासियत अलग होती है। उसी तरीके से यहां पर बोले, ठीक है, तो अब पैरेललोग्राम बन गया तो उसकी खासियत क्या क्या होगी, तो खासियत ये होगी कि भैया ये वाली भुजा इसके क्या होती है, समानांतर होती है, और ये वाली भुजा इसके क्या होती है, समानांतर होती है। बात करते हैं तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा होता है कि जितना ए बी होगा उतना ही हमारा एडी होगा, या चारों के चारों साइड बराबर होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। चारों साइड आपस में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। मतलब यहां पर देखो, यहां पर क्या है ना, ए बी जितना होगा उतना तो सी डी होगा, ये बात तय है कि ए बी जो होगा वो सी डी जो होगा वो तय है। उसी तरीके से हमारा ए डी जितना होगा उतना हमारा बी सी होगा, ये भी तय है। लेकिन ससुरा ये जो ए बी है और यहाँ पर जो ए डी है, ये ए बी और ए डी आपस में बराबर होंगे, ये बात तय नहीं है। वही बात आपको आगे चलकर देखने को मिलेगी कि ये आमने सामने वाले साइड जो होंगे वो बराबर होंगे, आमने सामने वाले बराबर होंगे, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर हो ऐसा संभव नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। तो बात करते हैं इनके प्रॉपर्टी की तरफ, तो एक एक पॉइंट यहां पर लिखे गए हैं अच्छे तरीके से कि अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 कि सामने सामने वाली भुजा पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। डायगोनल जो है यानी जो इनके विकर्ण है ये बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। स्क्वायर में आपने पढ़ा था डायगोनल बराबर होता है, रेक्टेंगल में आपने पढ़ा था डायगोनल बराबर होते हैं। अब बात आती है पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम में ये डायगोनल जो है यानी यहाँ पर अगर हम बात करें ABCD नाम का कोई पैरेललोग्राम है, तो अगर हमारा AC और विकर्ण है और BD हमारा विकर्ण है, ये बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। आप अपने आप को मन में आंसर को याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उल्टा सीधा हमेशा फोटो बनाया करो, जितना उल्टा फोटो बना सकते हो। जैसे मानो मैंने एक पैरेललोग्राम ऐसे बना दिया, लो इतना पतला पैरेललोग्राम, इसका डायगोनल इतना बड़ा, इसका डायगोनल ऐसे। क्या डायगोनल आपको दिख रहा है, एक की लंबाई बहुत बड़ी है, दूसरे की लंबाई छोटी है। अगर आपके कंस्ट्रक्शन से ही आपको पता चल जाए कि यार ये दोनों बराबर नहीं है, तो प्रॉपर्टी में भी वो बराबर नहीं होंगे। लेकिन आप किसी भी तरह का स्क्वायर बनाओ, किसी भी तरह का रेक्टेंगल बनाओ, आपको हमेशा कंस्ट्रक्शन समान मिलेगा और आप देख पाओगे कि यार इसके जो डायगोनल है वो बराबर हो रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया क्लियर, 2 हो गया क्लियर। 3 नंबर देखो, डायगोनल एक दूसरे को 90 पे काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। जैसे अगर आप बात करो स्क्वायर की, तो स्क्वायर क्या है, एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल की बात करो, रेक्टेंगल क्या है, पैरेललोग्राम है। दोनों के दोनों तो पैरेललोग्राम ही है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। लेकिन स्क्वायर में वो 90 पर काटते हैं डायगोनल और रेक्टेंगल पे 90 पे नहीं काटते हैं। तो यही बात यहां पर कहा गया है कि उनके डायगोनल 90 पे काट भी सकते हैं और 90 पे नहीं भी काटेंगे, दोनों बातें होती है। अगर ये पैरेललोग्राम स्क्वायर हो गया तो 90 पे काट लेगा, और अगर ये रेक्टेंगल बन गया तो 90 पे नहीं काटेगा। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं किसी भी दो कोनों का, किसी भी दो पड़ोसी कोनों का मान कितना होता है, 180 होता है। किसी भी दो पड़ोसी कोनों का मान, यानी अगर हम एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाते हैं तो अगर हमारा ये 20 डिग्री है तो इसका पड़ोसी कोण कितना होगा, 160। इस 20 का पड़ोसी कौन है तो ये भी कितना होगा, 160 होगा। समझ में आ गई बात। अगर ये 100 होगा तो ये 80 होगा, 100 है तो ये 80 होगा, यानी पड़ोसी कोनों का मान कितना, 180। ये वाला प्रॉपर्टी कहां से आया, तो याद करो लाइन्स एंड एंगल्स जब हम पढ़ा करते
थे। और लाइंस एंड एंगल्स में हमने अच्छे से पढ़ा था कि यदि हमारी दो समानांतर रेखाएं हैं और एक ट्रांसवर्सल यानी तियक रेखा काटती है तो अंदर के दोनों कोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। अगर ये 20 होगा तो ये 160 हो जाएगा। याद है को इंटीरियर एंगल, या भूल गए? तो उसी प्रॉपर्टी से हमारा क्या बना है, उसी प्रॉपर्टी से अंदर के दोनों कोनों का जोड़ 180 बना है। और साथ में पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। अब जैसे आपने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले रेक्टेंगल में क्या पढ़ा था कि हर किसी के कोण समद्विभाजक, हर किसी के यहाँ पर कोण समद्विभाजक अगर हम जोड़े तो वो कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर को जोड़ने पे स्क्वायर बनता है। ये आपने पढ़ा था रेक्टेंगल में। अब आप पढ़ रहे हो पैरेललोग्राम। ठीक है। और पैरेललोग्राम में जब आप हर किसी के एंगल बाइसेक्टर को जोड़ते हो ना तो अंदर जो बनता है वो क्या बनता है, तो वो हमारा बनता है, यहाँ पर गौर से देखो, रेक्टेंगल। ठीक है। एएस बीपी सीक्यू डीआर जो है एंगल बाइसेक्टर, देयरफॉर जो पीक्यूआरएस यहाँ बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पर पीक्यूआरएस बनेगा रेक्टेंगल। पीक्यूआरएस मेरे भाई क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल को जोड़ने पे क्या बनता है, तो रेक्टेंगल को जोड़ने पे आपने पीछे देखा था स्क्वायर बनता है, और यहाँ स्क्वायर, यहाँ पर पैरेललोग्राम को जोड़ने पर क्या बनेगा, तो रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, रेक्टेंगल। ये सभी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर पैरेललोग्राम के बारे में, तो पैरेललोग्राम का जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो आपका ये है कि एक कोई भी डायगोनल, अगर मानो यहाँ पर मैं एसी को बना रहा हूं ना, तो एसी इसको दो बराबर बराबर एरिया में बांटेगा। उसी तरीके से एसी के जगह पे अगर मैं बीडी वाले डायगोनल को लेता हूं तो बीडी इसको दो बराबर बराबर एरिया में बांटेगा। ये बात हमें ध्यान रखना है। पैरेललोग्राम में ये वाले कोण 90 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 90 हो गया तो या तो स्क्वायर होगा, नहीं तो रेक्टेंगल होगा, और नहीं होगा तो उसके बहुत सारे आगे चल के रूप होते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट बात यहाँ पे देखो। ठीक है। ये दो बातें यहाँ पर कही गई है। पहला बात कहा गया कि एक पैरेललोग्राम, अगर कोई पैरेललोग्राम किसी सर्कल के अंदर है, जैसे मानो मैंने कह दिया कि एक सर्कल के अंदर हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, तो बताओ वो पैरेललोग्राम क्या कहलाएगा, वो पैरेललोग्राम हमारा क्या होगा, तो वो पैरेललोग्राम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। इस बात को ध्यान दो। मतलब मैंने आपको कह दिया कि देखो ये आपका एक वृत्त है, इस वृत्त के अंदर एक यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाया गया है, और मैंने आपसे ऑप्शन में पूछा कि बताओ एबीसीडी क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए एबीसीडी एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन मेरा। दूसरा ऑप्शन एबीसीडी हमारा एक स्क्वायर होगा। ठीक है। तीसरा ऑप्शन एबीसी भी हमारा रोम्बस होगा, या चौथा ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, एबीसीडी हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल तो खैर होगा नहीं, हम यहाँ पर कह सकते हैं रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, मान लो यहाँ पर काइट होगा। मान लो मैंने आपको चार बातें कह दी कि एक सर्कल के अंदर हमारा एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बना है, ये पैरेललोग्राम क्या कहलाएगा। तो एक पैरेललोग्राम जो हमेशा एक सर्कल के अंदर बनता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा आपका एक रेक्टेंगल होता है। बोलोगे क्यों? अगर आप इसके सेंटर को जोड़ते हो, मानो आपकी ये रेडियस हो जाती है, तो ये भी क्या होगी, ये भी आपकी रेडियस होगी। ठीक है, ये भी क्या होगी जनाब, ये भी आपकी रेडियस होगी। फिर जब आप यहाँ पर इसको जोड़ते हैं तो ये भी आपका रेडियस होगा। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ गौर से देखते चलो। ये कोण को बाइसेक्ट करोगे तो आर आर के हिसाब से आपकी इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, क्योंकि ये दोनों कोण कुछ और होते हैं, बराबर पे कटते नहीं। उसके चलते आपका ए बी का मान कुछ और आएगा, बी सी का मान कुछ और आएगा। अगर ये दोनों मान सेम होते तो स्क्वायर कहलाता, ये मान सेम नहीं होते हैं, इस वजह से ये क्या कहलाता है, इस वजह से ये रेक्टेंगल कहलाता है। और ये बात आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि ये इसका सरकम सेंटर होता है। ठीक है, अच्छे से बात आपको पता है, राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ए बी अलग, बी सी अलग, तो हमेशा क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। वो हमेशा क्या होगा, हमेशा रेक्टेंगल होगा। ठीक है, स्क्वायर को हम इसीलिए नहीं कह सकते ना, देखो आपका जो है ना, ठीक है, रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है, लेकिन स्क्वायर रेक्टेंगल हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस बात को समझिए। ठीक है, एक रेक्टेंगल जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है, एक रेक्टेंगल जिसकी लंबाई और चौड़ाई को बराबर कर दोगे तो वो आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वो आपका स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन सॉरी एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर तब होगा जब उसके लंबाई और चौड़ाई बराबर होंगे। समझ में आ गई बात? एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर तब होगा जब उसके लंबाई और चौड़ाई बराबर होंगे, लेकिन अगर उसके लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है तो वो कभी भी स्क्वायर नहीं बन पाएगा। यहाँ पर जो फोटो बनता है ना, यहाँ पर आपका ए बी और सी डी आपस में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर हो जाएंगे तो वो स्क्वायर कहला जाएगा, नहीं होगा तो क्या कहोगे। इसीलिए हमेशा यहाँ पर हम कहते हैं कि ए बी
ABCD जब भी बनेगा तो वो रेक्टेंगल बनेगा। अगर उस रेक्टेंगल, देखो एक रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है, इस बात को समझो, रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाएगा कब, जब उसकी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। उसी तरीके से अगर ये रेक्टेंगल है, इनकी दोनों भुजाएं बराबर होगी, इनको स्क्वायर कह लेना, ठीक है। लेकिन अगर भुजा बराबर नहीं हुई तो क्या कहोगे? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक अगर आपका सर्कल है, उसके अंदर एक आपने क्या बनाया है, पैरेललोग्राम बनाया है, तो सॉरी उसके अंदर एक पैरेललोग्राम बनाया, तो वो पैरेललोग्राम हमेशा क्या होगा, हमेशा रेक्टेंगल होगा। इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है, उस बात को हमेशा ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। ये आर की कुछ बातें ध्यान नहीं रखनी बस। और उसी तरीके से यदि सोचो इस पैरेललोग्राम के अंदर कोई सर्कल हमने बना दिया, अगर उस पैरेललोग्राम के अंदर कोई सर्कल बना दिया तो वो पैरेललोग्राम क्या कहलाएगा? तो वो पैरेललोग्राम हमेशा रोम्बस कहलाएगा, ठीक है। आप कभी भी किसी भी रेक्टेंगल के अंदर, मेरे भाई, आप कभी भी किसी भी रेक्टेंगल के अंदर ऐसा सर्कल नहीं बना सकते हो, बनेगा ही नहीं आपसे, ठीक है। इसलिए नहीं बनेगा ना, क्योंकि यार ऐसे बनाने का मतलब पता है क्या हो गया? रेक्टेंगल की लंबाई होती है L, चौड़ाई होती है B, यानी जब आपने यहां से यहां तक लिया तो डायमीटर को आपने L कह दिया, और जो आपने यहां से यहां तक लिया तो डायमीटर को B कह दिया। ऐसा कभी सर्कल देखे हो बनते हुए? नहीं देखे हो। यानी कभी भी एक सर्कल के बाहर जो भी पैरेललोग्राम बनेगा, ये पैरेललोग्राम क्या होगा? रोम्बस होगा। अब ये पैरेललोग्राम रोम्बस होने का मतलब क्या होता है? रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। तो ये रोम्बस आपका स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी। अगर यहाँ पर 90-90 का कोण बन गया तो क्या एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल नहीं बनता है? तो बिल्कुल बनता है। तो इसीलिए हमेशा अगर हमारा ऑप्शन दिया जाए कि अगर आप एक सर्कल बनाते हो और वो सर्कल किसके अंदर बनाते हो? पैरेललोग्राम के अंदर, तो वो पैरेललोग्राम क्या होगा? हमेशा क्या होगा? तो इट इज ऑलवेज अ रोम्बस, इट इज ऑलवेज अ रोम्बस। वो रोम्बस जो है वो आपका स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे कि वो हमेशा एक रोम्बस होगा, ठीक। ये दो बातें ध्यान रखनी थी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे रोम्बस की, तो ये बातें हम रोम्बस में जानेंगे। हाँ, रोम्बस को जोड़ने पे क्या होगा। अब आ जाओ पैरेललोग्राम के ऊपर, ठीक है। एक और बात, अगर आप एक पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो, ये आपका पैरेललोग्राम है और इसके मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन किया है और इस मिड पॉइंट का एरिया पूछा गया है कि मिड पॉइंट का एरिया क्या होगा, तो मिड पॉइंट का एरिया हमेशा पूरे एरिया का क्या होगा? आधा। ये बातें आपको क्वाड्रिलेटरल में भी हमने पढ़ाई थी कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके मिड पॉइंट को जब आप जोड़ते हैं तो उस मिड पॉइंट से बना क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल हमेशा पूरे क्वाड्रिलेटरल के क्षेत्रफल का क्या होगा? तो आधा होगा। ये बात आपको बताया था। अगर वो क्वाड्रिलेटरल के लिए सत्य है तो हर तरह के आपको जितने भी क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, चाहे वो स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, कुछ भी होगा, उन सब में वो बात लागू होगी, ठीक है। उसी तरीके से जैसे मानिए कि अगर हम एक ट्रायंगल, अगर मानिए यहाँ पर हमारा ट्रायंगल ABD होता, तो ABD का एरिया हम कैसे निकालते? तो ABD का एरिया हम निकालते हाफ इंटू यहाँ पर बेस कितना है AB और हाइट कितना है यहाँ पर, तो बोलते सर H है। अगर मानो यहाँ ये एक त्रिभुज होता तो इसका एरिया हम ऐसे निकालते हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन हमने जैसा कि अभी पढ़ा है कि एक डायगोनल इसको दो बराबर बराबर एरिया में बांटता है, तो अगर एक पार्ट का एरिया इतना है तो पूरा का पूरा दोनों पार्ट का एरिया कितना होगा? तो 2 से गुना करेंगे, आधे से आधे खत्म, बचा क्या? तो AB इंटू हाइट। इसीलिए एक पैरेललोग्राम का एरिया कभी भी क्या होता है? तो उसका बेस और उसके ऊपर का डाला गया हाइट। एक पैरेललोग्राम का हमेशा एरिया कितना होता है? तो उसका बेस यानी AB और इंटू उसका हाइट, ठीक है। उसी तरीके से हमने एक और बात पढ़ा था और हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था वो भी समझेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर एक और बात पढ़ी थी और वो भी हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपके ध्यान में रहे। दूसरा पॉइंट जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था आपने ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दूसरा पॉइंट, देखो लास्ट है थ्योरी का। इसके बाद आप देखो खुद शीट में आपकी थ्योरी खत्म हो जाएगी। एरिया क्या होगा? जिस तरीके से हमारा रेक्टेंगल में त्रिभुज में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा? बेस इंटू हाइट हो जाएगा, हाफ खत्म हो जाएगा, क्योंकि दो हाफ से मिलकर क्या बनता है? एक फुल बनता है, यानी हमारा एक यहाँ पर पैरेललोग्राम बनता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AB इंटू AD इंटू यहाँ पर साइन थीटा। अब देखो मेरे भाई क्या होता है, जैसे मानो आपने ट्रायंगल के अंदर पढ़ा था, ट्रायंगल के अंदर आपने क्या पढ़ा था? तो आपने कहा था कि सर हमारा अगर ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और ABC में अगर ये कोण यहाँ पर कितना है? थीटा है, तो हम इसके एरिया को कैसे लिखते थे? याद करो वो दिन। तो आप बोलते थे सर हाफ इंटू क्या हो जाता था? AB हो जाता था, ठीक है, और इंटू क्या हो जाता था? यहाँ पर AC हो जाता था, ठीक, और इंटू क्या लिखते थे यहाँ पर? साइन थीटा। या वैसे ना लिख के आप ऐसे भी कर सकते हो
कि आप उस एरिया को वहां से ना लिख के, जैसे मानो ये पॉइंट सी है और थीटा यहाँ पर है, थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आप इसका एरिया क्या लिखते थे मेरे भाई, तो आप इसका एरिया लिखते थे हाफ इंटू ए बी, ठीक है, हाफ इंटू ए बी, और इंटू क्या लिखते थे, बी सी, और इंटू हो जाता था एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम यानी साइन थीटा। ये एक त्रिभुज के लिए आप लिखते थे, बोलिए गौर से, तो आप बोलेंगे हाँ सर। अब अगर मानो इसी त्रिभुज को, ठीक है, इसी त्रिभुज का एक और कॉपी बना दे, जैसे मानो ये हमारा ए बी सी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा बी है, ये सी है, ठीक, ये आधा पार्ट है, इसका डबल पार्ट, यानी यहां पर हमने एक और पार्ट बना दिया, जैसे ए बी सी था तो वैसे सी डी और ए बना दिया, ठीक है। अभी भी यहां पर एंगल हमारा थीटा है, सोचो। तो मैंने कहा यहां पर कि आप इसमें देखो, ये दोनों पार्ट के दोनों पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम एबीसीडी है यहां पे, समझे। अगर आधे पार्ट का एरिया इतना होगा तो इसी का दूसरा वाला बराबर होगा कि नहीं, अगर ये आधा है तो वो भी आधा, यानी पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, तो हम बोलेंगे इसमें क्या कर दो, 2 से गुना कर दो। 2 से जैसे गुना करोगे, 2 से 2 खत्म आ जाएगा, तो आपका आएगा ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी इंटू साइन थीटा। वही बात यहां पर कहा गया है, कभी भी आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो उसका एक वाला साइड और उसका दूसरा वाला साइड और साथ में उनके एंगल का थीटा, बस ट्रायंगल में एक काम करते थे, हाफ लगाते थे, और यहां पर पैरेललोग्राम में वो हाफ को हम हटा देंगे। ये आपको स्क्वायर में भी लागू होता है, लेकिन स्क्वायर में एंगल 90 रहता है तो साइन 90 का मान 1 हो जाता है, इसीलिए साइड इंटू साइड कितना हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। ये आपको रेक्टेंगल में भी लागू होता है, रेक्टेंगल में यहां पर एंगल 90 हो जाता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा सीधा का सीधा एरिया आ जाता है। तो जनरल एक अगर हम बात करें यहां पर कोई भी पैरेललोग्राम में, तो पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल ए बी इंटू ए डी इंटू साइन थीटा। स्क्वायर में रेक्टेंगल में साइन थीटा का मान 1 हो जाता है क्योंकि साइन 91 होता है, तो स्क्वायर में इसीलिए साइड इंटू साइड ए स्क्वायर हो जाता है, और रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ एल बी हो जाता है, ठीक है। और जो लास्ट है वो आपकी ये प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी को ध्यान रखिए, ये भी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसके ऊपर भी सवाल आता है, बच्चे जल्दी इसको भूल जाते हैं। देखो जो प्रॉपर्टी लिखी गई है वो क्या लिखी गई है, प्रॉपर्टी में हमसे कहा गया है कि यदि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, यदि आपके पास एक समानांतर चतुर्भुज है और वो चतुर्भुज का नाम एबीसीडी है, देखेंगे एबीसीडी क्या एक समानांतर चतुर्भुज है, तो उस केस में आपको हमेशा एक बात को ध्यान रखना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल, जो हमारा ये विकर्ण होते हैं, ठीक है, जो हमारे ये क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं, तो इन विकर्णों का स्क्वायर, इन विकर्णों का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा, इन विकर्णों का स्क्वायर एसी और बीडी का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा बराबर होगा मेरे भाई किसके, तो वो हमेशा बराबर होगा आपके AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर के 2 गुने के, AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के 2 गुने के। अब बोलोगे सर इसका प्रूफ बताओ, मैं आप ही से खुद प्रूफ निकलवा देता हूं। देखो कैसे, आप एक पल के लिए इस पैरेललोग्राम को थोड़ा सा सीधा कर दो, थोड़ा सा सीधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सीधा करने पर ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा। ये पैरेललोग्राम को सीधा करोगे तो क्या बन जाएगा, एक ऐसा रेक्टेंगल। जो थोड़ा सा ये झुका हुआ है ना, इसकी झुकावट को कम कर दो, इसको बना दो रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल बनाओगे तो ये आपका ए बी आ जाएगा, ये आपका सी डी आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आपके ये क्या है, डायगोनल है। आपको पता है कि यहां पर परपेंडिकुलर, देखो ये यहां पर AC क्या है, तो बोलोगे सर AC जो है वो परपेंडिकुलर है, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB जमा BC। बोलो क्या हो जाएगा, तो AB जमा BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर। उसी तरीके से दूसरा वाला डायगोनल देखो, ये BD, ठीक है, दूसरा वाला डायगोनल क्या हो जाएगा, तो BD हो जाएगा। BD का स्क्वायर बराबर कितना, अच्छा एक और बात, AB और BC को हम ऐसे लेंथ और ब्रेथ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जो हमारा AC है ना, ये जो हमारा AC है वो बराबर ये L है और ये B, AC बराबर क्या हो जाएगा, तो L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। उसी तरीके से जो हमारा BD है वो बराबर होगा किसके, तो L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, AC जमा BD, और ये बराबर होगा 2 इंटू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। वही बातें यहाँ पर कही गई है, तो ये बात हमारी इस तरीके से कही जा सकती है कि देखो अगर यही पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होता तो वो सेटिस्फाई तो करता है कि डायगोनल का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है किसके, तो वो बराबर होता है पड़ोसी वाले दोनों साइड के स्क्वायर के 2 गुने के, पड़ोसी वाले दोनों साइड के स्क्वायर के 2 गुने के। ये बात क्लियर हो गई आपको, अच्छे से बताइए। तो बस इसके ऊपर जो है हम थोड़ा सा सवाल लगा लेते हैं ताकि हमारे एग्जाम्पल और क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर थोड़े से सवाल लगा लेते हैं ताकि हमारे एग्जाम्पल और क्लियर हो पाएंगे, हमारे कंसेप्ट, हमारी प्रॉपर्टी और क्लियर हो पाएगी। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए, ठीक है। पहला एग्जांपल आपके सामने है, बताइए, आंसर बताइए। सवाल में कहा गया है कि आपको ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है।
इसका मान 30 दिया गया है, इसका मान आपको 50 दिया गया है और कहा गया है एंगल OBC। OBC का मान कितना है? OBC का मान आपका 48 दिया गया है। तो हमें बताइए x का मान कितना होगा। बताओ, कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है, बताओ। ठीक है, आप मुझे बताओ, इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं भी लगाओगे ना तो भी आप ये सवाल बना पाओगे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। अरे एबीसी क्या है? तो एबीसी आपका एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, और त्रिभुज के सभी कोनों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। ये 50 है और ये 30 है, मतलब 100 होगा। ये 50 है और ये 30 है, यानी 80 बना दिए। अगर ये दोनों कोण 80 बना रहे हैं तो तीसरा वाला पक्का 100 बनाएगा, यानी x में 48 जोड़ने पर कितना आएगा? तो 100 आएगा। तो x का मान 100 में से 48 गया तो कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। तो 52 जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना आसान सवाल है, बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम PQRS है। P जो है वो 4 गुना है एंगल Q के, तो बताओ R का मान कितना होगा। कोई बात नहीं, हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं और पैरेललोग्राम बनाकर देखते हैं कि क्या होगा कहानी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक ऐसा पैरेललोग्राम बना दिया। इस पैरेललोग्राम का नाम हमने रखा, ये हमारा P है, Q है, R है और S है। ठीक है, कहा गया है कि एंगल P 4 गुना है किसके? 4 गुना है एंगल Q के। अगर मानो यहाँ पर ये थीटा है तो एंगल P जो हो जाएगा वो 4 थीटा हो जाएगा। और सवाल में हमसे ये R का मान पूछा गया कि R का मान कितना होगा। एक बात को माय डियर हमेशा ध्यान रखना कि अगर एक कोई भी पैरेललोग्राम है तो उसके आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम में 2 ही बातें ध्यान रखनी है कोणों से संबंधित। अगर मानिए हमने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाया है तो आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं। अगर आपका ये 10 आता है तो ये वाला देखो, इसका पैरेलल ये है, ठीक है, और दोनों पैरेलल लाइन के बीच का कोण हमेशा कितना बनता है? 180। अगर ये 10 होगा तो ये कितना होगा? 170 होगा। अब आ जाओ, ये वाली रेखा इसके समानांतर है। अगर ये 170 है तो ये वाला कितना होगा? तो बोलोगे सर 10 होगा। फिर ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समानांतर है, ये 10 होगा तो कितना होगा? 170। यानी पैरेललोग्राम में आपने 2 बातें सीखी। पहली बात तो ये सीखी कि अगर हम इसके एडजेसेंट को जोड़ते हैं तो 180 बनता है, और दूसरी बात ये सीखी कि आमने सामने के कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। 10 के सामने 10 होगा, 170 के सामने हमेशा कितना होगा? 170 होगा। ये बात ध्यान रहेगा। तो उसी तरीके से हमसे यहाँ पर पूछा गया है, किसका मान पूछा गया है? तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि देखो ये थीटा है, ये 4 है, इसके सामने R बताओ। तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आप बोलोगे सर अगर ये 4 है ना, अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा? ये भी 4 होगा। ठीक है, यानी हमसे यहाँ पर देखो तो आप बोलोगे सर 4 थीटा और 1 थीटा, यानी 5 थीटा का मान कितना आ जाएगा? 5 थीटा का मान हमारा 180 आएगा। थीटा का मान कितना आएगा? तो थीटा का मान हमारा 36 आएगा। हमसे R का मान पूछा गया है, यानी 4 थीटा का मान पूछा गया है। 6 चौके 24, 4 3 12, 2 14, 144, 144 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 5 थीटा का मान 180 होता है तो 4 थीटा का मान कितना आएगा? 144 आ जाएगा। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहा है? कहा गया है कि डायगोनल AC और BD एक दूसरे को काटते हैं O पर। यदि ये कोण 30 है और ये कोण 80 है तो हमसे DBC का मान पूछा गया है, हमसे इसका मान पूछा गया है। ठीक है, तो मुझे खुद बताओ, यहाँ पे 2 तरीके से आप इसको कह सकते हो कि भैया ये देखो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज का ये बाहर वाला कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल 80 है जिसमें ये 30 है तो ये वाला कितना होगा? तो बोलोगे सर 50 होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? बाहर वाला कोण 80 है, अगर ये 30 है तो ये वाला कितना होगा? 50 होगा। या अगर वैसे नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कह सकते हो कि एक सीधी रेखा पे कोण 180 का बनती है, ये 80 है तो अंदर वाला 100 होगा, ये 100 है और ये 30 है तो ये कितना होगा? 50 होगा। जिस तरीके से आप अपने मन में विचार लाकर रखना चाहें रख सकते हैं। तो ये अगर 80 था, 80 में से 30 घटा दिया तो कितना आ गया? 50 आ गया। अब आप देखो तो AB जो है और ये जो BC है, ये दोनों के दोनों क्या है? तो पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन में हमारा ये क्या है? तियक रेखा है, ट्रांसवर्सल है। BD क्या है? तियक रेखा है, ट्रांसवर्सल है। तो ऑल्टरनेट से अगर ये 50 है तो मेरे भाई ये भी कितना होगा? 50 होगा। तो ऑल्टरनेट एंगल से कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अतिरिक्त कोणों के कारण ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अगर ये दोनों लाइन समानांतर हैं और एक ट्रांसवर्सल है, ये 50 है तो ऑल्टरनेट से कितना हो जाएगा? ये भी 50 हो जाएगा।
तो एंगल निकालने के कुछ सवाल आपसे पैरेललोग्राम से पूछे जा सकते हैं। अब एंगल के बाद एरिया के ऊपर भी प्रश्न आ सकता है। साइड के ऊपर तो देख ही लिया, तो एरिया के ऊपर जरा सवाल देखो। क्वेश्चन में जैसे मानो ABCD नाम का एक पैरेललोग्राम दे दिया जाएगा। अभी आपको एग्जाम्पल में सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल में सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। जब आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा तो वहां अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बेसिक इसीलिए ताकि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपके माइंड में क्लियर हो सके, ठीक है। तो जरा एक बार देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ो जरा। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया गया है? पढ़िए पढ़िए, एग्जाम्पल पढ़िए। एग्जाम्पल पढ़ो भाई। सवाल में कहा गया एक पैरेललोग्राम ABCD है। AC और BD एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। अगर OAB का मान 8 है तो ABCD का मान कितना होगा, ठीक है। आपको हमने क्या कहा, देखो यहाँ पे गौर से। आपको हमने ये कहा है कि OAB का मान यानी इसका मान 8 है। अगर इसका मान 8 है तो पूरे ABCD का कितना होगा, ठीक है। जरा गौर से देखो तो आपका ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब आपका ये पैरेललोग्राम है और आपको हमेशा कहता हूं O क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर ये जनाब 8 है तो ये भी कितना होंगे, 8 होंगे। और ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। यानी पूरा का पूरा एरिया कितना होगा, 32 होगा। पूरा का पूरा एरिया कितना होगा मेरे भाई, तो 32 होगा। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पक्का कंफर्म बता रहे हो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा? सोच लो, सोच लो, सोच लो। क्या आप आंसर जो दे रहे हो वो सही दे रहे हो? थोड़ा सा कंफ्यूज करने का आप लोगों को इरादा है। आंसर बताओ जल्दी, सोचो। 32 होगा या फिर क्या होगा? मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं आता, आप लोग बताओ चलो। देखो, मैंने आपसे कहा कि यहां पर इसका एरिया 32 होगा, तो बहुतों को शक हो रहा है कैन नॉट बी डिटरमाइन। मेरे भाई पैरेललोग्राम पे अगर आप बात करेंगे ना पैरेललोग्राम में, तो ये जो पॉइंट O होता है ना, ये हमेशा मिड पॉइंट होता है। ये मिड पॉइंट होता है। अगर ये मिड पॉइंट होगा किसका, अगर ये मिड पॉइंट AC का होगा, तो आप बोलेंगे कि भैया मिड पॉइंट है तो इनका बेस का रेशियो बराबर है। बेस का रेशियो बराबर है तो इनका एरिया का भी बराबर होगा। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा। मेरी बात को समझ गए? अब हम आ जाते हैं BD पे। BD पे क्या होगा, सेम तरीके से O मिड पॉइंट होगा किसका, इसका। तो अगर बेस का रेशियो 1:1 है तो एरिया का भी रेशियो 1:1 होगा। यानी ये 8 है तो ये भी 8 होगा।
फिर उसी तरीके से हम AC पर आते हैं, अगर ये 8 होगा तो ये भी 8 होगा, यानी पूरा का पूरा एरिया 4 गुना, तो कितना बोलेंगे 8 अगर एक पार्ट का है तो पूरा का पूरा क्या होगा 4 गुना यानी 32 होगा, क्योंकि O आपका क्या है, तो O आपका जो है वो मिड पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। O क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। आपके पेपर में जो सवाल पूछा गया था वो यहाँ पर 8 के जगह पर 4 दिया गया था, और यहाँ ऑप्शन में 16 उसका करेक्ट आंसर था। क्यों, क्योंकि हमारा 8 का 4 गुना अगर 32 है तो 4 का 4 गुना कितना होगा, 16 होगा, पेपर में पूछा गया सवाल था। ठीक है, चलो आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। एग्जाम्पल नंबर 5 में ऑप्शन नहीं दिए गए थे तो ऑप्शन लिखवा दिए हैं मैंने। आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा गया है ABCD आपके सामने क्या है, तो आप बोलेंगे सर ABCD एक हमें समानांतर चतुर्भुज दे रखा है, तो हम कहेंगे ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है और ये हमारा क्या है, D है। ये क्या एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें AB का मान कितना है, तो AB का मान हमारा 14 है, BC का मान कितना है, तो BC का मान हमारा 18 है, AC का मान कितना है मेरे भाई, तो AC का मान यानी यहाँ पर ये जो है AC का मान कितना दे रखा है, देखते चलिए। AC का मान सवाल में हमें 16 दे रखा है, और हमसे पूछा है किसका मान, दूसरे वाले डायगोनल का मान, ये जो BD है ना इसका मान हमसे पूछा है। आपको याद कराओ, अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी, कुछ ध्यान होगा तो, कि डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल जो भी होते हैं, विकर्ण जो भी होते हैं, उनके साइड का जो स्क्वायर होता है, उनके साइड का जो स्क्वायर होता है यानी AC का स्क्वायर और जमा BD का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, दोगुने के बाकी साइडों के, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। पढ़ाया था अभी कुछ देर पहले आपको कि हमारे जो डायगोनल के स्क्वायर होते हैं वो बराबर होता है साइड के स्क्वायर के दोगुने के। तो AC का मान सवाल में दिया गया है, तो बोला गया है AC का मान 16 है, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256। हम BD को मानते हैं x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 2 इंटू AB का मान कितना है मेरे भाई, तो सवाल में AB का मान 14 दे रखा है, 14 का स्क्वायर यानी 196, और BC कितना है बताइए, तो BC का मान 18, 18 का मान कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जरा इनको जोड़िए। ये जनाब अगर इनको 4 दे देते हैं तो ये 200 हो जाते हैं। ठीक है, गौर से देखिएगा, ये अपना 4 इसको दे देते हैं तो 200 हो जाते हैं। 320 में 200 जोड़ेंगे तो 320 का दोगुना कितना, 320 में 200 जोड़ने पे 520, 520 का दोगुना कितना, तो 1040। ठीक है, तो हम बोलेंगे x स्क्वायर का मान यहाँ पर कितना आया, तो 1040 आ गया, और उसमें से हमें कितना घटाना है, 256 घटाना है। यहाँ पे उसमें से कितना घटाना है, 256 घटाना है, गौर फरमाइए यहाँ पे। ठीक है, आपका ये 40 का 40 चला जाएगा और उसमें से साथ में 16 और चला जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, ये 40 का 40 और चला जाएगा, 16 और चला जाएगा, तो बचेगा 84। आपने टोटल यहाँ पर आपका आएगा 784 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर। 6 4 10, 8 5 13 14, 7 2 9 1 10। एक्स स्क्वायर का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का मान 784 है। अब 784 किसका स्क्वायर होता है, जरा देखो, एक्स स्क्वायर का मान आपका कितना आया है, 784 आया है, 784 आया है। ठीक है, और ये किसका स्क्वायर होता है, जरा देखो तो 32 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1। ठीक है, 32 का स्क्वायर कैसे हो सकता है भाई संभव, मुझे ये बताओ। ठीक है, ठीक है, आप देखो ये 28 का स्क्वायर एक बार चेक करना जरा, 28 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 28 का स्क्वायर देखना है हमें। देखो तो 28 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 8 का स्क्वायर 64 का 4, हाथ में 6, 2 इंटू 8 16, 16 दूना 32, 32 और 6 38 का 8, हाथ में 3, 2 का स्क्वायर 4 और 3 कितना हो गया 7, यानी 784 किसका स्क्वायर है, 784 28 का स्क्वायर है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। दूसरे डायगोनल की लेंथ हमारी कितनी होगी, 28 होगी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 6 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो क्या कहा गया है। कहा गया एक पैरेललोग्राम ABCD है। ठीक है बना लेते हैं, एक पैरेललोग्राम ABCD कहा गया है। उसके बाद कहा गया है यहाँ पे कि अगर हम इसको नाम देते हैं A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। इस पैरेललोग्राम ABCD में हमारे AC का जो मान है वो मेरे कितना है मेरे भाई, तो AC का मान हमारा 14 है। ये जो AC है ना, इस AC का मान कितना है, 14 है। इसके अलावा हमें BD का मान कहा गया है, दूसरे वाले डायगोनल का मान वो कितना है, तो उसका मान हमारा 8 है।
ठीक है, हमें ए बी का मान 9 दिया गया है और बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी, ए डी का मान कितना होगा मुझे बताओ। ठीक है, अब आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर कितना होगा। अभी आपको प्रॉपर्टी पढ़ा दी, एक एग्जाम्पल भी करवा दिया, तो उम्मीद है कि दूसरा एग्जाम्पल आप खुद कर लेंगे। तो जल्दी से बताइए कितना होगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए कितना होगा। आंसर बताओ चलो। कितना आ रहा है? सबका 7 आ रहा है। कितना आ रहा है? 7। देखते हैं एक बार, 7 चेक करिए। 7 आ गया सबका? आ गया भाई 7। बहुत शानदार, बहुत अच्छे, कीप इट अप भाई लोग, बढ़िया है। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर 7 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल, एग्जाम्पल नंबर 7। कहा गया है एंगल बी और एंगल सी जो है वो क्या है? बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल बी के बाइसेक्टर एंगल सी के बाइसेक्टर को, एंगल बी का कोण समद्विभाजक क्या होगा? हमारा ये होगा। और एंगल सी का कोण समद्विभाजक कहाँ होगा? इन दोनों के कोण समद्विभाजक को जब हम मिलाते हैं तो वो ओ पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ओ पर मिलता है। यदि एंगल बी का मान, पूरा का पूरा एंगल बी का मान 78 है, तो एंगल बी ओ सी का मान हमसे पूछा गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, अगर एंगल बी 78 है तो सबसे पहले मुझे बताओ एंगल सी कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर बोलेंगे सर पूरा जो कोण होता है ना, जो पूरा का पूरा कोण होता है, इन दोनों का जोड़ हमेशा कितना आता है? 180 आता है। अगर ये 78 है तो ये कितना होगा? 102 होगा। ठीक है, ये 78 है तो कितना होगा? 102 होगा। यहाँ पर एंगल बी के बाइसेक्टर को बनाया गया, यानी 78 है तो नीचे वाला ये कितना होगा? आधा, 78 का आधा। और ये पूरा 102 है तो उसका आधा कहाँ होगा? अंदर होगा, 51 होगा। इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ रहा है? 31 और 51 को जोड़ोगे, 39 51 को जोड़ोगे तो ये 90 आ रहा है। एक त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं? 180। अगर ये दोनों 90 बना रहे हैं तो ये कितना बनाएगा? तो 90 बनाएगा। तो एंगल बीओसी का मान कितना होगा? 90। एंगल बीओसी का मान कितना होगा? 90। और इसी पर प्रीवियस ईयर में एक बड़ा लाजवाब प्रश्न पूछा गया था, और वो लाजवाब प्रश्न क्या था जरा वो भी देखेंगे। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, सिंपल सा, ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि आपका एक पैरेललोग्राम है और ये पैरेललोग्राम ABCD है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम ABCD है। आपसे बना के नहीं दिया गया था, आपसे फोटो बना के नहीं दिया गया था, आपको स्टेटमेंट में कहा था कि एक समानांतर चतुर्भुज है, उस समानांतर चतुर्भुज के किसी भी दो एंगल, एडजेसेंट एंगल, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल के एंगल बाइसेक्टर को जो मिलाते हैं और जिस पॉइंट पर वो मिलते हैं, जिस पॉइंट पर वो मिलते हैं, तो वहां पर जो कोण बनता है वो क्या होगा। यानी यहाँ पर थीटा का मान ऑप्शन ए दिया गया था कि 90 होगा, दूसरा दिया गया था आपको 90 से बड़ा होगा, ठीक है, तीसरा दिया गया था आपको 90 से छोटा होगा, ठीक है, और चौथा दिया गया था आपको कि 60 होगा। कितना होगा? ये आपके 4 ऑप्शन थे। ठीक है, ये पूछा जाता है हमेशा कि भैया एंगल ए का बाइसेक्टर कोई भी दो, आपको फोटो बना के नहीं दिया जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पर ये बात जरूरी नहीं है कि ये 39 था या ये एंगल बी का मान 78 था। यहाँ बी का मान कुछ भी रख लो, 78 के जगह मेरे भाई अगर आप यहाँ पे 80 रखोगे ना, तो अगर 80 रखोगे तो ये 40 और 40 में बट जाएगा। अगर ये 80 है तो ये 100 होगा, 100 होगा तो 50 और 50 में बट जाएगा। ये 40 है और ये 50 है, 90 होगा, तो उस केस में हमेशा बीच वाला कितना आएगा? हमेशा 90 आएगा। और यही बात मजे की थी जो हमें नोट करनी थी कि कभी भी किसी भी पैरेललोग्राम, कभी भी किसी भी पैरेललोग्राम के कोई भी दो कोनों को,
कोई भी दो कोनों के एंगल बाइसेक्टर को जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ जो थीटा बनता है ये ऑलवेज इक्वल टू कितना होता है, ऑलवेज 90 होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कल के दिन अगर आपका एग्जामिनर यहाँ पर 78 की जगह बहुत टफ डेटा भी देते, जैसे मेरा मानना है मानो 78.129 दे देता है, फिर उसके कारण यहाँ 78 पॉइंट मान लो 12 डिग्री दे देता है या 12 मिनट दे देता है, फिर माइनस वाइनस करने की जरूरत ही नहीं है। आपको 78 भी नहीं लेना था, यहाँ पे 78 की जगह आप कोई भी डेटा लेकर इसको हल करते तो ऑलवेज आपका आंसर जो आता वो कितना आता, 90 आता, ऑलवेज 90 होता। चाहे यहाँ 78 हो, 80 हो, 85 हो, 0 हो, माइनस में हो, प्लस में हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 8। क्या कहा गया है? कहा गया है सवाल में एक पैरेललोग्राम है, PQRS है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम आपका क्या है, PQRS है, जिसमें इसका मान 12 दिया गया है, यहां पर आपको इसकी वैल्यू 8 दी गई है, और कहा गया है ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा। अभी कुछ देर पहले बताया था एरिया निकालना है तो बेस को किसके साथ गुना कर दो, हाइट के साथ गुना कर दो, यानी 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, बस बात खत्म। 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 96 हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 96। अगर ट्रायंगल का पूछता तो आधा कर देते। आ जाओ, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एरिया के ऊपर ही, लेकिन एरिया को पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा दूसरा है। आपसे इस बार कोई हाइट नहीं दी गई है, आपसे कोई भी हाइट नहीं दी गई है। आपसे कहा गया है ये वाला 9 है, ये वाला 16 है, और ये जो एंगल P है ना, एंगल P का मान दे दिया गया है कि 30 है। अब बताओ क्षेत्रफल कितना होगा, अब बताओ क्षेत्रफल कितना होगा। लो, तो आपको एरिया निकालने के दो तरीके बताए थे। पहला तरीका बताया था बेस को हाइट के साथ गुना कर दो, और नहीं तो दूसरा तरीका बताया था A इंटू बी इंटू साइन थीटा। अगर ये जनाब 16 है तो ये भी 16 होंगे, तो एरिया क्या होगा, तो याद करो जरा। एरिया मैंने कहा था 9 इंटू 16, 9 इंटू 16 और इंटू क्या होगा, साइन थीटा। बहुत बच्चों की आदत होती है हाफ लगाने की, तो हाफ नहीं लगाना है। जब ट्रायंगल होता है तो हाफ लगाते हैं, पैरेललोग्राम में हाफ नहीं लगाते। 9 इंटू 16 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन 30। तो जरा यहाँ पे आ जाओ, 16 नवा कितना होता है, 144। साइन थीटा का मान 1/2, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 72। 72 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पे। एग्जाम्पल नंबर 10 कहाँ गया, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 देखो जरा, प्यारा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 10 में कहा है आपसे जो ये ए बी है ना, ये ए बी आपके इस लाइन के पैरेलल है, ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं, और साथ में हमारा जो ए ई है वो किसके पैरेलल है, बी एफ के पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे पैरेलल हैं अच्छे तरीके से। ठीक, ये दोनों के दोनों मेरे भाई क्या हैं, पैरेलल हैं, ए हमारे बी एफ के पैरेलल है। अब सवाल में हमसे ये कहा गया है, सवाल में हमसे ये कहा गया है, ठीक है, दोनों के दोनों पैरेलल हैं, ए बी हमारा सी डी के बराबर है। सवाल में हमसे ये कहा गया है कि हमारा जो ये ए बी है ना वो बराबर है इस सी डी के, ये हमसे बोला गया है। इसके अलावा हमसे इसका एरिया 8 दिया गया है, इसका एरिया हमको दिया गया है 22, ए बी सी का 22, और हमसे इसका एरिया पूछा है। पढ़ लीजिए अच्छे से, सवाल में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिए अच्छे से, समझ में आ जाएगा। ये छोटकू का एरिया 8 दिया है, 22 दिया है, इसका पूछा है। अब देखो, एक बात हमेशा सीखने की जरूरत है। जीवन में जो अघतन की प्रक्रिया होती है ना, अघतन का मतलब क्या होता है, हमेशा कुछ कुछ नया नया सीखते रहना, वो कभी खत्म नहीं होता है इंसान का। इंसान की जो सीखने की कला है वो कभी खत्म नहीं होती है, इंसान हमेशा सीखते रहता है। जैसे मानो मैंने क्या किया, आपको ऐसे समझाता हूं। ठीक है, आप ऐसे समझो मेरी बातों को। आप जैसे ट्रायंगल पढ़ते थे, ट्रायंगल में आपने क्या पढ़ा था, ट्रायंगल में आपने ये बात पढ़ी थी कि दो समानांतर रेखाएं होती हैं, दो समानांतर रेखाएं होती हैं, और ये दो समानांतर रेखाओं के बीच में आप जितनी मर्जी चाहो उतना मर्जी क्या बना सकते हो, उतना मर्जी आप यहाँ ट्रायंगल बना सकते हो। ये आपने पढ़ा था। आप दो समानांतर रेखाओं के बीच में इसी को आधार मान के, ठीक है, इसी को आधार मान के आपने पढ़ा था कि एक ऐसा ट्रायंगल बन सकता है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था कि अगर यही आधार होगा तो ये भी ट्रायंगल हो सकता है।
फिर उसके बाद आपने पढ़ा था यही आधार होगा तो ऐसा भी ट्रायंगल बन सकता है। आपने अलग अलग बातें पढ़ी थी, ध्यान से समझते रहिएगा। लेकिन उन सभी केसों में क्या था, उन सभी केसेस में ये था कि भैया ये दो पैरेलल लाइन समान थी, कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जितने मर्जी ट्रायंगल बना लो, अगर उनका बेस सेम है। जैसे एक ट्रायंगल हमारा हो गया ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हो गया ए बी डी, तीसरा ट्रायंगल हो गया ए बी डी। तो अगर इनका बेस सेम है ना, तो आप जितने मर्जी ट्रायंगल बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबका एरिया कितना होगा, तो सबका एरिया बराबर होगा। ये बातें आपने सीखी थी कि सबका एरिया अगर हम बात करें यहां पर ए बी सी का, ठीक है, बराबर होगा ए बी डी का, ये बराबर होगा ए बी, ठीक है, ई का। ऐसा एरिया बराबर क्यों होता है, तो जरा गौर से देखो। अगर मुझे एबीसी का एरिया निकालना है तो मुझे बेस की आवश्यकता होगी और हाइट की। उसी तरीके से मुझे एडीबी का निकालना है तो बेस की और हाइट की। दोनों का बेस भी सेम है और दोनों का हाइट भी सेम है। तो जब भैया दोनों का बेस सेम और दोनों का हाइट सेम, तो एरिया अलग अलग कैसे हो सकता है, तो एरिया हमेशा एक होगा। ठीक है, बस उन्हीं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है और आज हमें उसका इस्तेमाल करना है एक पैरेललोग्राम में। दो समानांतर रेखाएं हैं। अब दो समानांतर रेखाएं हैं तो कहानी क्या होगी जरा वो भी देखो आप। ठीक है, कहानी क्या होगी जरा वो भी देख लो। अगर मानो हम दो ऐसी समानांतर रेखाएं बनाते हैं, अब दो समानांतर रेखाएं बनाते हैं तो क्या होता है, हमने यहां पर कहा कि एक हमारा ये पैरेललोग्राम है, गौर से देखो। ठीक है, एक हमारा ये पैरेललोग्राम हो गया ठीक, और दूसरा पैरेललोग्राम हमारा ये हो गया। एक मिनट, थोड़ा हमने गड़बड़ बना दिया, यहां से चलो। एक हमारा पैरेललोग्राम ये हो गया, गौर से देखते चलिए, और दूसरा पैरेललोग्राम हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, हम तीसरा पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे पैरेललोग्राम हम बना सकते हैं। लेकिन जो मुझे आपको समझाना है मैं बस वो बातें बता रहा हूं यहाँ पे, कि पैरेललोग्राम एक हमारा ये हो गया, गौर से देखते चलो। ठीक है, इस पैरेललोग्राम का नाम दे दो तो बोलोगे सर एबीसीडी हो गया। ठीक है, दूसरा पैरेललोग्राम कौन सा हो गया, तो दूसरा पैरेललोग्राम हमारा यहां पर ये हो गया, जिसका नाम AB, ठीक है, EF हो गया मान लो। मेरे भाई ऐसे मिलकर एक और पैरेललोग्राम कल के दिन आ सकता है, ये भी आ सकता है, आपको ABXY आ सकता है। बहुत सारे पैरेललोग्राम बन सकते हैं। अब जितने पैरेललोग्राम बनेंगे सबका बेस क्या है, तो सबका बेस हमारा AB फिक्स है। सबका बेस क्या है, AB फिक्स है। ठीक है, और सबकी जो हाइटें हैं ना, वो भी सबकी हाइटें सेम है, कहीं ना कहीं सबकी हाइटें सेम है। यानी अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में आप कितने भी पैरेललोग्राम बना लो, जिनका अगर बेस सेम है, तो सबका एरिया क्या होगा, सबका एरिया बराबर होगा। सबका एरिया क्या होगा, सबका एरिया बराबर होगा। तो बस अगर हम बात करते हैं यहां पर इस वाले पैरेललोग्राम की ABCD की, अगर हम ABCD की बात करें तो ये 22 है और ये 8 है, तो पूरा का पूरा कितना होगा, तो बोलोगे सर 30 होगा। पूरा का पूरा कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, पूरा का पूरा कितना होगा, 30 होगा। अब यहां दूसरे वाले पे आ जाओ, ये दूसरा वाला है, अब ये दूसरा वाला है। ठीक है, अगर यहां पर ABCD देखो, यहां पर साफ तौर पे लिखोगे कि सर एरिया ऑफ ABCD जो होगा वो बराबर होगा किसके, ABFC के, ABF और E के। तो अगर ये पूरा का पूरा 30 है तो ABFE भी 30 होगा। उस 30 में अगर ये जनाब 22 है तो ये कितने होंगे, 8 होंगे। यानी इसका आंसर कितना होगा, 8 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। आंसर कितना होगा, 8 होगा। अगर ये 30 है तो इधर वाला भी 30 होगा, उस 30 में 22 है तो ये कितना होगा, 8 होगा। क्लियर है, चलो एग्जाम्पल नंबर आ जाओ 11 पे। 11 नंबर एग्जाम्पल को देखो जरा। 11 नंबर एग्जाम्पल को देखिए क्या कहा है। कहा है कि एक पैरेललोग्राम ABCD है, जहां पर AB का मान दिया गया है, AD का मान दिया गया है, और दोनों साइडों के बीच का मान हमारा 10 दिया गया है। डिस्टेंस बिटवीन इतना पूछा है। आसान सा सवाल है, बहुआ सवाल है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, बना लेंगे। बाकी देखो यहाँ पे ये भी आपका एरिया के ऊपर क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है जो पेपर में प्री में पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलकर इसका इस्तेमाल हम करेंगे पूरा। ABCD है, AB का मान कितना है, तो 24 है। AD का मान कितना है मेरे भाई, तो AD का मान यहाँ 16 है। उसके बाद हमसे कहा गया है दोनों AB और DC के बीच में, AB और DC के बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये दूरी हमें दी गई है। ये जो दूरी है, ये दूरी हमें दी गई है। इस दूरी हमेशा स्ट्रेट होती है ना, ठीक है, जो लाइन होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है। तो ये मान हमें दिया गया है।
और इसका मान सवाल में कितना दिया गया है, ए बी और डी सी के बीच का मान जो है ये 10 दिया गया है। अब हमसे बोला है बताओ डिस्टेंस कितना, ठीक है, ए डी और बी सी के बीच में, ए डी और BC के बीच की जो दूरी है वो कितनी है। तो कोई बात नहीं भैया, AD और BC के बीच की दूरी ही तो बतानी है, क्या दिक्कत है बताओ। यानी यहां से इसका वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो पूछा गया है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, आप ऐसे समझ लो, यहां से जो भी आप हाइट डालोगे, यहां इसकी हाइट पूछी गई है कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनके बीच की दूरी पूछी गई है तो इनके बीच की दूरी आप बता देंगे, ये वाली हाइट। तो मैंने कहा ठीक है मेरे भाई, देखो यहाँ पे अगर हमें इसका हाइट दिया गया है, अगर मानो यहाँ पर इसका हाइट दिया गया है, या ऐसे भी कह सकते हो कि सर AB और CD के बीच की दूरी, AB और CD के बीच की दूरी क्या होती है, AB और CD के बीच की दूरी होती है 90 डिग्री जो बनाए। दूरी का मतलब हमेशा ध्यान रखेंगे वो रेखा जो 90 बनाती है, वो रेखा जो 90 बनाती है। और यहाँ पर हमसे कहा गया है कि AB और देखो AB और CD के बीच की दूरी दी गई है, AB और CD के बीच की दूरी दी गई है, ठीक है, कितनी दी गई है 10। हमसे BC और AD के बीच की दूरी पूछी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसका इस्तेमाल करके इसका एरिया निकालिए। तो आपका ABCD का एरिया कितना आएगा, तो बोलेंगे ये साइड 24 है और इसके ऊपर डाला हाइट 10 है, यानी कितना हो जाएगा, तो 24 × 10 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर दूसरी वाली जो साइड है वो कितनी है, 16 है, और इसके ऊपर जो हाइट डली होगी, मानो इसकी हाइट मान लो x होगी, तो एरिया कितना होगा, 16 × x हो जाएगा, ठीक है। 8 से 3 बार में, 8 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, तो हमारा साइड कितना आएगा, 5 × 3 15 आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर कितना होगा, 15। एक बेस एक हाइट है, उससे एरिया निकाल लेंगे, दूसरा बेस और दूसरे हाइट के बराबर कर देंगे, उससे दूसरे वाले का हाइट निकल के चला आएगा। कोई खास सवाल था नहीं है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 देखो आप, सवाल में कहा है कि एक पैरेललोग्राम का एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके दोनों साइडों का जो एडजेसेंट साइड का अनुपात है 3:2 है। अगर लार्जर साइड के बीच में दोनों बड़ी, इफ द डिस्टेंस बिटवीन लार्जर साइड्स इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए स्मॉलर साइड। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मानिए सवाल में हमारा ये पैरेललोग्राम है, इसका मान 3 है, इसका मान 2 है, ठीक है। फिर इसका भी मान 3 होगा और इसका भी मान 2 होगा, ठीक है। कहा गया ये बड़ी वाली भुजाओं के बीच का जो है वो हमें दे रखा है डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है मेरे भाई, तो डिस्टेंस बड़ी वाली भुजाओं के बीच का दूरी 20 है। तो हमसे पूछा है छोटी वाली भुजाओं के बीच का दूरी कितना होगा, छोटी वाली भुजाओं के बीच का दूरी कितना होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा एरिया दिया गया है ना। ये बड़ी वाली भुजा के बीच की दूरी कितनी है, तो 20 है। तो जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 3x हमारा बेस हो गया, देखो ये बेस हो गया, और ये हमारी क्या है, हाइट है। तो 3x × 20 बेस इंटू हाइट बराबर क्या होता है, एरिया होता है। एरिया हमारा कितना है, 1000 है। 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 50। तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 50/3। ये अभी x का मान आपका आ गया है, ठीक है। ये आपका क्या आ गया है, x का मान आ गया है। अब मैंने आपसे कहा है कि भाई मेरे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अब जो दूसरा वाला साइड है, ये दूसरा वाला साइड का क्या हो गया, तो दूसरे वाले का बेस हो गया आपका 2x, ठीक है। और इसकी जो हाइट हो गई वो कितनी हो गई, h हो गई। अब यहाँ पर इसका बेस ये रहा, इसकी हाइट ये रही, बेस इंटू हाइट कितना आएगा, तो वो आएगा आपके एरिया के बराबर, ठीक है। यहाँ पर 2 का मान 2 रखा, x का मान कितना आया 50/3, तो 50/3 भी यहाँ रख दिया, इंटू h बराबर कितना हो गया 1000 के, ठीक है। 50 का 2 गुना 100, 100 से यहाँ पर 0 खत्म, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 3 × 10, यानी हाइट कितनी आ गई, 30 आ गई। तो कितना आंसर हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब एक तो तरीका हो गया ये हमारा बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करने का, कि हमने इस सवाल को बेसिक से किया है, लेकिन अगर हम स्मार्ट तरीका बताएं तो स्मार्ट तरीका आप ऐसे समझिएगा, जैसे आपको मैंने ट्रायंगल में कहा था, और ट्रायंगल में मैंने आपको क्या कहा था कि अगर 2 ट्रायंगल हैं, समझना मेरी बात को, अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, इसके बेस का अनुपात 2:3 है,
ठीक है, इसके बेस का अनुपात हमारा 2:3 है, और मैंने कहा था एरिया इनका फिर भी सेम है, एरिया 1:1 में है, तो हाइट का रेशियो बताओ क्या होगा। तो बोलोगे सर हाइट का रेशियो उल्टा, बेस का अनुपात 2:3 है तो हाइट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 3:2 हो जाएगा, तभी इनके एरिया का रेशियो 1:1 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर दो पैरेललोग्राम है, ठीक है। दो पैरेललोग्राम कैसे, पैरेललोग्राम एक ही है, दो अलग अलग नहीं है, लेकिन हाँ उसके एरिया निकालने के दो अलग अलग तरीके हैं। तो यहां पर अगर आप इस सवाल में समझेंगे तो आपके पास जो बेस का रेशियो दिया गया है वो क्या दिया गया है, आप जरा सवाल को देखिए। तो सवाल में आपको बेस का रेशियो दिया गया है कि भैया बेस का जो रेशियो है ना, बेस का जो आपका बेस का रेशियो है वो कितना है, तो बेस का रेशियो आपका 3:2 है, ठीक है। तो आपका जो हाइट का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। बताओ, कहा गया है कि सबसे बड़ी वाली भुजाओं के बीच में, यानी ये जो बड़ी वाली भुजा है इसका वाला हाइट, बड़ी वाली भुजा का हाइट कितना है, तो 20 है, यानी 2 का मान 20 दिया गया है। तो छोटी वाली भुजा का हाइट कितना होगा, अगर 2 का मान 20 है तो 3 का मान 30 नहीं आएगा, तो 3 का मान ऐसे 30 नहीं टिक कर सकते हो। जो यहां पर इतना एरिया वेरिया लगाओगे, बताओ, बोलो। ये एरिया बच्चे वाली कहानी होती है जो हम बचपन में किया करते थे। अब बचपन वाला काम चला गया, बचपन वाला काम नहीं करना है, नहीं करना है तो ऐसे सवाल को नहीं करने कि हम यहाँ पर कर रहे हैं 3x को 20 के साथ तो 1000 आ रहा है, x का मान निकाल रहे हैं, फिर 2x को s के साथ कर रहे हैं, फिर वहां h की वैल्यू रख रहे हैं। ऐसा नहीं करना होता है पेपर में, इस बात को ध्यान रखें। इसीलिए मैं इस पे ना काट के यहाँ पे मैं साइड में काट रहा हूं कि ऐसा नहीं करना, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है पेपर में, ठीक है। बेस का 3:2 है तो हाइट इसका उल्टा हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। बड़े वाले साइड का हाइट दे रखा है, छोटे वाले साइड का हाइट पूछा है, छोटे वाले का साइड का बता देंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात, चलो आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 13 देख लो, ठीक है। फिर 3 एग्जाम्पल रहेंगे जो मैं कल करवा दूंगा, अभी एग्जाम्पल नंबर 13 देख लो। 13th नंबर देख लो, सवाल में क्या कहा है। कहा है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, पी और क्यू जो है बीसी और सीडी के मिड पॉइंट है, एपी क्यू का एरिया बताना है अगर एबीसी का दिया गया है। कोई बात नहीं, पैरेललोग्राम बनाते हैं और पैरेललोग्राम बनाने के बाद देखते हैं क्या पूछा गया है। मान लीजिए ये आपका पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का यानी समानांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी नाम का एक आपका पैरेललोग्राम है। पी और क्यू किसके मिड पॉइंट है, तो बीसी के और सीडी के। पी और क्यू किसके मिड पॉइंट है, तो कहा गया देखो बीसी का मिड पॉइंट यहाँ पर पी है, ठीक है, और उसके बाद सीडी, सीडी कहाँ गया, सीडी का मिड पॉइंट यहाँ पर क्या है, तो क्यू है, ठीक है। क्या है मेरे भाई, तो क्यू है, ठीक। उसके बाद कहा गया है आपको एरिया बताना है ए पी क्यू का, तो यहां से मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। एपी क्यू का ये वाला बढ़िया सवाल हो जाएगा, यहां से है जो है हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सभी बढ़िया क्वेश्चंस हैं, टाइम लगेंगे, आज ज्यादा समय हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो जो बाकी एग्जाम्पल बचते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर 15, ये तीनों के तीनों अच्छे एग्जाम्पल हैं, तीनों के तीनों आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, मेंस में पूछे गए एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स को तीनों को कर लेंगे तो पैरेललोग्राम जो है वो अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, और एक क्लास लगेगी फिर हमारे आगे हम थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज को हम उड़ा देंगे। एक्सरसाइज में उड़ाने का मतलब ये हो गया ना कि जब आप लोग इतना बढ़िया तरीके से प्रॉपर्टी पढ़ ले रहे हो तो एक्सरसाइज को आप उड़ा नहीं दोगे, बताओ कुछ बचेगा एक्सरसाइज में करने के लिए, कुछ नया सवाल कुछ भी नहीं बचेगा, सब उड़ाते चले जाओगे, ठीक है। चलो, तो मन लगाकर पढ़ाई करते रहो, रिवाइज करते रहो जितना मैंने कराया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में आते रहो, ठीक है। तो मन लगाकर पढ़ाई करो, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। ऑल द बेस्ट।